देंगे। तो चलिए हम चालू कर रहे हैं ब्लैक मनी एक्ट 2015। मेरी बात सुनो, ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक से शॉर्ट आपको 4 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा। शॉर्ट बता रहा हूं, देखो 20-25 मार्क का आपका असेसमेंट प्रोसीजर वाला वो सेगमेंट है, असेसमेंट और ये पेनल्टी और ये मिसलेनियस और ये जो पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। ये वॉल्यूम में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को छोड़ दो, क्लबिंग और डिडक्शन को छोड़ दो, क्योंकि वो पहले पार्ट में कंप्यूटेशन में चला जाता है। बाकी जो प्रोसीजरल पार्ट वाला है, जो टीडीएस वगैरह वाला है, वो अप्रोक्स 25-30 मार्क का सेगमेंट है। उसमें से 4 मार्क आपको ब्लैक मनी एक्ट से मिलेगा ही मिलेगा। और ब्लैक मनी एक्ट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का आएगा, और ये टॉपिक 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। मोस्टली वी विल ट्राई टू वाइंड अप विद इन द 1 आवर। 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और 4 मार्क का क्वेश्चन शॉर्ट आएगा ही आएगा। और क्वेश्चन भी वही आएगा जैसा कंपाइलर में या आईसीआई ने मॉड्यूल में दे रखा है, क्योंकि पहले ब्लैक मनी एक्ट आपके सिलेबस में नहीं था। पहली बार ये एक्ट को लाया है आपके सिलेबस में। तो पहली बार जब कोई भी चीज आती है ना, तो एक चीज तो ध्यान रखना, जो आईसीआई ने एग्जांपल्स दे रखे हैं या जो आईसीआई ने क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसी में से एग्जाम में आने वाला है। उसी में से एग्जाम में आने वाला है। पहले आपको पता है एक इलेक्टिव पेपर हुआ करता था इकोनॉमिक लॉ। इकोनॉमिक लॉ में तो क्या होता था कि जब एग्जाम होता था ना, तो एग्जाम में 3 केस स्टडी पुरानी आती थी। मतलब टोटल 5 केस स्टडी आती है। 5 में से 125 मार्क का पेपर हुआ, 100 का अटेंड करना है, 4 करना है। 3 केस स्टडी एज इट इज आती थी, एज इट इज करके, ठीक है। लोगों को सबको 70-80 भाई उसका नाम एग्जाम देते क्यों हो? जब आपको एज इट इज केस स्टडी वही देनी है तो नॉर्मली एग्जाम उसका नाम देते क्यों है? वैसा होता था। फिर उन्होंने इंस्टीट्यूट ने इस बार जो नवंबर 2023 का पेपर हुआ उसमें चेंज किया। एक भी केस स्टडी पुरानी नहीं पूछी, सब नई केस स्टडी बना के और डाली करके, ठीक है। तो बट ब्लैक मनी एक्ट ऐसा है कि जिसमें ऑब्वियसली कोई ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकते। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी 5-6 क्वेश्चन दे रखे अपने मॉड्यूल में, और वही क्वेश्चन अपन ने एज इट इज अपने कंपाइलर में लिए हैं। 4 मार्क का सवाल है, 4 मार्क्स आने ही वाले हैं एग्जाम में। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, और 4 मार्क्स आपको एग्जाम में ये टॉपिक देके जाएगा, दैट इज ब्लैक मनी एक्ट 2015 करके, ठीक है। चलिए अब होता क्या है, ये टॉपिक क्यों लाया गया, उसके पीछे का रीजन वगैरह मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। बट छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। इसमें प्रोसीजरल पार्ट भी है, बट प्रोसीजरल पार्ट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको जो पूछा जाएगा वो प्रैक्टिकल पार्ट पूछा जाएगा इस टॉपिक से। चलिए कोई क्या पूछ रहा है कि मेरे को एक तो दिखता नहीं है इतना दूर का। रोहन, चलो चालू करेंगे टॉपिक। पानी पहले तो, आज पता नहीं मेरे गले में क्या हो रहा है, मतलब बार बार वैसा ऐसा लगता है जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा हो रहा है मेरे साथ आज। मिठाइयाँ नहीं खाई रे, इतना पॉल्यूशन हो गया बाहर, तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठंड नहीं लगी रे, वो मतलब थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ भारी भारी हो गया वैसा। हाय देवांशी। चलिए चालू करते हैं ब्लैक मनी एक्ट 2015। देखो ये एक्ट जो है ये मोदी जी लेके आए, और मोदी जी जो है उनको बाबा रामदेव ने पहले बोला था कि भारत के बाहर बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है जो भारत के बाहर पड़ा है, उसको इंडिया में पैसा लाएंगे, सबको 15-15 लाख रुपया देंगे करके, ठीक है। ऐसा आपने सुना था जब इलेक्शन हुआ 2014 का। तो 2014 के इलेक्शन में आपने देखा होगा, उससे पहले मोदी जी जो है वो मोदी जी, बाबा रामदेव, सब लोगों ने बोला कि इंडिया के बाहर बहुत सारे लोगों का पैसा पड़ा है, स्विस बैंक में पड़ा है, बहुत सारी बैंक में पड़ा है, बहुत सारे फॉरेन में एसेट्स है जो बताए हुए नहीं है, कि अगर वही अगर इंडिया में आ जाए
तो पेट्रोल की रेट डॉलर की रेट के ₹1 और $1 हो जाए करके, ठीक है। एक तो हुआ नहीं बट 83 पॉइंट समथिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो और ऐसे ही भी बोला गया था कि बाहर जो पैसा पड़ा है वो अगर इंडिया में लाएंगे तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे इंडिया में वगैरह वगैरह, ऐसा बोला था करके, ठीक है। इंटेंशन तो अच्छा ही था। अब हुआ क्या, उसको लेके एक ब्लैक मनी एक्ट लाया गया 2015 में, क्योंकि ब्लैक मनी की पहले बहुत बात करते थे। बाबा रामदेव का जो एड आता था वो ब्लैक मनी बार बार बोलते थे, ब्लैक मनी काला पैसा ये वो, ठीक है। आजकल वो बोलते हैं कि इस बिस्कुट में मैदा नहीं है करके, ठीक है। तो आदमी में कब कितना फर्क आ जाता है समझ में नहीं आता। पहले ब्लैक मनी की बात करते थे, अब बोलते इस बिस्कुट में, बिस्किट भी नहीं बोलते, इस बिस्कुट में मैदा नहीं है, तो मैदा नहीं है उस बिस्कुट में। तो चलिए अब अपन बात करते हैं ब्लैक मनी एक्ट 2015 ये क्यों लाया गया। ये लाया गया कि बहुत सारे लोगों के पास में फॉरेन में असेट्स है, फॉरेन में असेट्स है, और वो फॉरेन में जो असेट्स है या फॉरेन की इनकम है और वो अनडिस्क्लोज्ड है। अनडिस्क्लोज्ड है, वो क्या है, अनडिस्क्लोज्ड है, अनडिस्क्लोज्ड है। अनडिस्क्लोज फॉरेन का असेट या अनडिस्क्लोज जो है वो फॉरेन की इनकम है जो कि अनडिस्क्लोज है, डिस्क्लोज नहीं है। और वो अगर डिपार्टमेंट को मिल जाती है, और वो डिपार्टमेंट को मिल जाती है, तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, इस पर्टिकुलर एक्ट में उस अनडिस्क्लोज असेट्स या इनकम जो है उसको असेस कर सकता है और उस पर टैक्स ले सकता है एट द रेट 30%। 30% है वो टैक्स ले सकता है। तो देखिए ये एक्ट क्यों लाया गया कि फॉरेन में बहुत सारी असेट्स ऐसी है जो फॉरेन में है, फॉरेन में ऐसी कोई इनकम है, और आप अगर रेजिडेंट पर्सन हो, क्या हो आप रेजिडेंट पर्सन हो, तो देखो रेजिडेंट पर्सन के लिए फॉरेन की इनकम होती है वो भी इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए, एज वेल एज फॉरेन में आपने असेट कहां से एक्वायर की थी वो भी इंडिया में भैया देखना तो पड़ेगा कहां से लाई थी आपने वो असेट, पैसा कहां से लाया था। तो अगर फॉरेन की कोई असेट है या फॉरेन की कोई इनकम है जो अनडिस्क्लोज्ड है, मींस उसको आपने इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं कर रखा, तो ब्लैक मनी एक्ट 2015 में उस पर 30% की रेट से टैक्स लिया जाएगा। अब आप मुझे बोलोगे 30% की रेट से टैक्स लिया जाएगा, वो तो बहुत ही अच्छा है सर, 30% टैक्स भरो उसके बाद फ्री हो जाओ। नहीं, इस 30% की रेट से तो टैक्स लगेगा और इसका 3 टाइम्स पेनल्टी लगेगा। 3 टाइम्स पेनल्टी का मतलब ये हो गया कि कुल मिला के आपको 30% तो ये देना है और उसका 3 टाइम्स मतलब 90%। तो अगर मान लो जो भी आपकी इनकम है या जो भी असेट की वैल्यू होगी उस पर 120% है वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 120% है वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना। ब्लैक मनी एक्ट 2015 लाया गया, और ये क्यों लाया गया कि फॉरेन की कोई आपकी असेट है या फॉरेन की कोई इनकम है वो अनडिस्क्लोज है, डिपार्टमेंट को मिल जाती है, उस पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा और उसका 3 टाइम्स पेनल्टी लगेगा। 3 टाइम्स पेनल्टी का मतलब हो गया कि आपका 90% है वो पेनल्टी लगेगा। तो कुल मिला के जो आपकी इनकम है या जो आपकी असेट की वैल्यू है उस पर 120% है वो आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। अब आप मुझे बोलोगे कि सर क्या जरूरत थी, अपने इनकम टैक्स में वो तो कर ही सकते थे भाई। फॉरेन का अगर कोई इनकम मिल जाता है या फॉरेन का कोई असेट मिल जाता है तो पूछा जा सकता है ना। लेकिन आपको पता है इनकम टैक्स में एक लिमिट होती है कि पिछले 10 साल का ही पूछ सकते हैं। इनकम टैक्स में एक लिमिट होती है, और इनकम टैक्स में एक लिमिट यह है कि मैक्सिमम पिछले 10 साल के ही केस खुल सकते हैं। हमने पढ़ा था 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, उसमें पिछले 10 साल के ही केस खुल सकते हैं। अब पिछले 10 साल के ही केस खुल सकते हैं तो इसमें यह लिमिट ही नहीं है। पिछले 20 साल के केस खुल सकते हैं, पिछले 25 साल के। मान लो आपने फॉर एन एग्जांपल एक बात बताओ, इनकम टैक्स में तो मैंने आपको क्या बताया था कि 10 साल पहले अगर कोई एसेट आपने खरीदी हुई है और उसका कोई एक्सप्लेनेशन आप इंडिया में नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, ये मान लिया जाएगा आपकी व्हाइट मनी की है, क्योंकि पिछले 10 साल का ही असेसमेंट हो सकता है, उसके पिछले का तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ब्लैक मनी एक्ट में ऐसा नहीं है। ब्लैक मनी एक्ट में पिछले 25 साल का अगर उनको कुछ मिल जाता है, 25 साल पहले आपने मान लो स्विट्जरलैंड में कोई अकाउंट खोला था या स्विट्जरलैंड में कोई प्रॉपर्टी बनाई थी, नेपाल में आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई थी, वो 25 साल पहले बनाई थी, आज डिपार्टमेंट को पता चल गया अनडिस्क्लोज इनकम है, तो उस पर्टिकुलर केस में भैया उसका असेसमेंट आज भी कर सकते हैं और उस पर जो भी टैक्स है और पेनल्टी वगैरह है वो ले सकते हैं। तो इसके लिए ब्लैक मनी एक्ट लाया गया, क्योंकि क्या होता है ना, ब्लैक मनी एक्ट में वो लिमिट ही नहीं है। देखो इंडिया की अगर अनडिस्क्लोज इनकम होगी ना या अनडिस्क्लोज असेट इंडिया की है तो उसके लिए अपन ने देखा है कि सेक्शन 68 है, 69A है, 69B है, 69C है, वो सब चीजें हैं। लेकिन इंडिया के बाहर का है तो उसके लिए उनको ब्लैक मनी एक्ट लाना पड़ेगा 2015 में। और थोड़ा बताने के लिए भी कि ब्लैक मनी को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, इंडिया में बहुत सारा काला पैसा लाएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे, उसके लिए करके, ठीक है।
अब एक बात समझना, चीजों को समझते जाना, आप इजीली समझ पाओगे। सबसे पहली चीज, ये जो एक्ट है ना, ब्लैक मनी एक्ट, ये आपका, इसका पूरा नाम है ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट एंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। एंड ये जो एक्ट जो चालू हुआ, ये पास किया था 26 मई 2015 में। और ये जो एक्ट है ना, ये असेसमेंट ईयर 16-17 से लगना चालू हुआ। असेसमेंट ईयर 16-17 से लगना चालू हुआ। ये जो एक्ट है वो पूरे इंडिया पे लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आंसर इज यस, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो पूरे इंडिया पे लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पे भी लग जाता है। आंसर इज यस, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब एक बात समझना, ये एक्ट क्या बोलता है? पहली चीज तो ये एक्ट बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई भी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है या फिर कोई अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट है, तो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट है, उस पे बाबू है ना वो 30% की रेट से टैक्स लगाएंगे। 30% की रेट से उस पे टैक्स है वो लगाएंगे। और आगे जाके मैं बताऊंगा कि इसका 3 टाइम्स पेनल्टी भी लग सकता है, और लगेगा ही लगेगा करके, ठीक है। तो 30% टैक्स लगेगा, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट मिल जाती है। अब एक बात समझना, कौन से ईयर में टैक्स लगेगा? पहली चीज तो ये बताओ भाई, कौन से ईयर में टैक्स लगेगा? अगर मान लो कोई अनडिस्क्लोज, पहली चीज अनडिस्क्लोज का मतलब क्या है? जो आपने इनकम टैक्स में नहीं बताया हुआ। आपने इनकम टैक्स में नहीं बताया हुआ, आपने जो है वो इनकम टैक्स में नहीं बताया हुआ, तो दैट इज कॉल्ड अनडिस्क्लोज। आपने डिस्क्लोज नहीं कर रखा, अनडिस्क्लोज है। अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर की वो इनकम है। मींस इनकम पे टैक्स उस ईयर में लगेगा रेस्पेक्टिव ईयर में। रेस्पेक्टिव ईयर का मतलब ये हुआ कि अगर इनकम है वो 2021 की है, अनडिस्क्लोज इनकम है, तो 2021 में उस पर टैक्स लगेगा। अगर इनकम 21-22 की अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है तो 21-22 में उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन असेट पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में इट्स कम्स टू द नोटिस ऑफ एओ। मतलब जिस ईयर में एओ को मिल जाती है, एओ को जिस ईयर में वो असेट मिल जाती है, उस ईयर में उस असेट पे टैक्स लगेगा। तो आपको मैं वापस बता रहा हूं, तो देखो, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट। तो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर की वो इनकम है, मींस रेस्पेक्टिव ईयर में टैक्स लगेगा। लेकिन असेट पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में वो एओ के नोटिस में आता है। एओ को पता चलता है कि आपकी कोई फॉरेन में असेट है और वो एओ को पता चल गया, तो जिस ईयर में एओ को पता चल गया उस ईयर में उस पे टैक्स लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल, इधर देखिए बेटा, हुआ क्या? जैसे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी। मैं मेरी बात कर रहा हूं, मिस्टर बीबी। हुआ क्या, मैंने मान लो यहां पे नेपाल में एक घर खरीदा था। नेपाल में एक घर खरीदा था और ये वाला घर मैंने कहीं डिस्क्लोज नहीं किया। ये वाला जो घर है ये मैंने नेपाल में खरीदा था और ये नेपाल में खरीदा था 29 मार्च 2013 को। मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में खरीदा था, मैंने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। प्रीवियस ईयर 2012-13 में खरीदा था बाबू, 12-13 में खरीदा था, 12-13 में खरीदा था। मींस आज से 10-12 साल पहले, 10 साल पहले, अप्रोक्स 10-11 साल पहले। अब हुआ क्या, ये जो घर मैंने पहले खरीदा था और इसकी जो कॉस्ट थी वो फॉर एन एग्जांपल 20 लाख थी। 20 लाख में ये घर खरीदा था नेपाल में। फॉरेन का असेट है, मुझे इंडिया में डिस्क्लोज करना चाहिए था, मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, बट मैंने नहीं किया। अब हुआ क्या, एओ को इस असेट के बारे में जानकारी मिल जाती है, एओ के नोटिस में आता है ये चीज, और एओ के नोटिस में आया 29 जुलाई 2023 को। एओ के नोटिस में 23 को आया। तो बेटा इस असेट पे टैक्स जो लगेगा वो प्रीवियस ईयर 23-24 में लगेगा। प्रीवियस ईयर 23-24 में इस पे टैक्स लगेगा। मतलब जिस ईयर में एओ के नोटिस में आती है आपकी जो असेट है, वो जिस ईयर में एओ के नोटिस में आती है उस ईयर में उस पे टैक्स लगेगा। असेट के केस में अनडिस्क्लोज फॉरेन की असेट है जो आपने बताई नहीं थी, तो उस असेट पे टैक्स है वो इस ईयर में लगेगा। अब आप मुझे बोलोगे सर एक बात बताओ, इस ईयर में टैक्स लगेगा लेकिन कौन सी वैल्यू पे लगेगा? हमने इन्वेस्ट किया था वो 20 लाख किया था, लेकिन आज तो इसकी एनआरवी बढ़ गई होगी घर की, तो आज की एनआरवी पे लगेगा। और एनआरवी कौन सी डेट को लेंगे? वैल्यूएशन डेट की।
और वैल्यूएशन डेट का मतलब होता है 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर का जो 1 अप्रैल रहेगा ना, दैट इज द वैल्यूएशन डेट। तो अपने इस एग्जांपल में वैल्यूएशन डेट आएगा 1 अप्रैल 2023, और 1 अप्रैल 2023 को मान लो इसकी जो वैल्यू है घर की वो 80 लाख है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 80 लाख पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, इस 80 लाख पे आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये 80 लाख पे आपका 30% की रेट से टैक्स हो जाएगा, और उस पे फिर आपका 90 पर 3 टाइम्स जो है वो आपकी पेनल्टी हो जाएगी, 3 टाइम्स उस पे पेनल्टी हो जाएगी। तो आपका टैक्स आएगा, उस टैक्स का 3 टाइम्स आपका पेनल्टी रहेगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि देखो, अगर फॉरेन का कोई भी अनडिस्क्लोज आपका असेट है, जैसे ये नेपाल में घर खरीदा था मैंने 2012-13 में, मैंने बता नहीं रखा था, एओ को पता चला इस डेट को, तो इस ईयर में इस पे टैक्स लगेगा। जिस ईयर में एओ के नोटिस में आता है, एओ को पता लगता है, उस ईयर में इस पे टैक्स लगेगा ब्लैक मनी एक्ट में। और बाबू ब्लैक मनी एक्ट में जो टैक्स लगेगा उसमें क्या करेंगे, वैल्यूएशन डेट को, इसकी एनआरवी क्या है, वैल्यूएशन डेट का मतलब 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में उसको पता चला, जिस ईयर का वो असेट है पता चला, इस ईयर की जो 1 अप्रैल है, वो 1 अप्रैल को इसकी वैल्यू क्या है वो एनआरवी अपन लेंगे, और ये कॉस्ट क्या थी, विच एवर इज हायर, आगे मैं समझाऊंगा, उसका 30% आपको टैक्स भरना है। ये तो बात हो गई अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट के केस में। अगर अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है तो, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल हुआ क्या, मेरे को फॉरेन से कुछ इनकम मिल रहा है, और फॉरेन से मान लो मुझे डिविडेंड मिल रहा है, और डिविडेंड मिल रहा है वो मुझे प्रीवियस ईयर 1920 का डिविडेंड है, वो मुझे फॉर एन एग्जांपल $10,000 मिला। उसके बाद अगले साल 2021 में भी मुझे $10,000 का डिविडेंड मिला। उसके बाद 21-22 में भी मुझे $10,000 का डिविडेंड मिला। 22-23 में भी मुझे $10,000 का फॉरेन से डिविडेंड मिला। अब मुझे $10,000 का मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो इस पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर की वो रेस्पेक्टिव ईयर की इनकम है। इसका मतलब इस पे टैक्स है वो 1920 में लगेगा ब्लैक मनी एक्ट में, इस वाले पे 2021 में लगेगा, इस वाले पे 21-22 में लगेगा, इस वाले पे 22-23 में लगेगा। तो इन सिंपल वर्ड मैं बताऊं, देखो अगर आपकी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है तो ब्लैक मनी में टैक्स जिस ईयर का वो इनकम है उस ईयर में लगेगा। लेकिन असेट्स के केस में क्या होगा ना, और एग्जाम में यही आने वाला है, उनको इनकम से मतलब ही नहीं है, फॉरेन में अनडिस्क्लोज असेट से मतलब है, क्योंकि इनकम कमा के तो आपने असेट ही जनरेट की होगी, बैंक में डाला होगा पैसा और बैंक असेट में आ जाएगा करके, ठीक है। तो देखो इन्होंने बोला कि भैया असेट जिस ईयर में एओ के नोटिस में आ जाता है, जिस ईयर में एओ के नोटिस में आया उस ईयर में टैक्स लगेगा। तो ये असेट मैंने 12-13 में एक्वायर की थी नेपाल में 20 लाख में, एओ के नोटिस में 23-24 में आया, तो प्रीवियस ईयर 23-24 में टैक्स लगेगा, प्रीवियस ईयर 23-24 में टैक्स लगेगा। और वैल्यूएशन डेट क्या लेंगे, जिस प्रीवियस ईयर में टैक्स लग रहा है उसकी 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2023 को इसकी जो वैल्यू है वो 80 लाख है, तो 80 लाख पे 30% की रेट से टैक्स लग जाएगा 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर को टैक्स, 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर की वैल्यू लेंगे वैल्यूएशन डेट, और उसकी जो वैल्यू रहेगी उस पे जो टैक्स है वो लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, ये एक्ट में असेस्सी कौन होता है, तो मैं बताऊं इस एक्ट में असेस्सी है ना, वो सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के केस में ये एक्ट लगेगा। रेजिडेंट पर्सन है, वो रेजिडेंट पर्सन के केस में ये एक्ट लगेगा। तो ये जो एक्ट है ना वो सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के केस में लगेगा। मतलब रेजिडेंट पर्सन कौन से ईयर में होना चाहिए, तो मैं बता दूं, या तो रेजिडेंट पर्सन आप आज इस साल में रेजिडेंट हो, नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो फॉर एन एग्जांपल ये नेपाल में मैंने असेट खरीदी, वो 2012-13 में खरीदी, और उसके बाद 2016-17 तक मैं इंडिया में था, मैं रेजिडेंट था, फिर मैं नेपाल शिफ्ट हो गया। तो नेपाल में शिफ्ट हो गया, तो नेपाल में अभी शिफ्ट हो गया, तो अभी तो मैं नॉन रेजिडेंट हूं, इस साल में तो मैं नॉन रेजिडेंट हूं। लेकिन जिस ईयर में ये असेट एक्वायर की थी ना, उस ईयर में अगर मैं रेजिडेंट था तो भैया ये ब्लैक मनी एक्ट मेरे पे लगेगा। बड़ा सिंपल है, देखो ये एक्ट किस पे लगता है, अगर आप रेजिडेंट पर्सन हो करंट ईयर में, मतलब करंट ईयर में रेजिडेंट पर्सन हो, या फिर आप करंट ईयर में रेजिडेंट नहीं हो लेकिन आप उस ईयर में रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट थे जिस ईयर में वो असेट एक्वायर हुई थी, या वो इनकम जिस ईयर की थी। क्योंकि बड़ी सिंपल सी चीज है ना, इनकम जिस ईयर में होती है उस ईयर में आप रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगे, तभी तो फॉरेन की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी अंडर नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट। या फिर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आप उस ईयर में थे जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की गई थी। जैसे देखो ये एक्ट किस पे लगता है, रेजिडेंट पर्सन पे लगता है।
लेकिन मान लो फॉर एन एग्जांपल करंट ईयर में मैं नॉन रेजिडेंट हूं, करंट ईयर में तो मैं नॉन रेजिडेंट हूं, करंट ईयर में मैं नॉन रेजिडेंट हूं, लेकिन जिस ईयर में ये असेट एक्वायर की थी उस ईयर में मैं रेजिडेंट था, तो क्या ये एक्ट लगेगा? आंसर इज यस। या जिस ईयर की ये इनकम बिलोंग करती है उस ईयर में मैं रेजिडेंट था, मान लो फॉर एन एग्जांपल इस साल में मैं नॉन रेजिडेंट, इस साल में नॉन रेजिडेंट, इस साल में रेजिडेंट, इस साल में रेजिडेंट, तो क्या ये एक्ट मेरे पे लगेगा? आंसर इज यस लगेगा, क्योंकि जिस ईयर की वो इनकम, इन 2 सालों की इनकम थी उस ईयर में तो आप रेजिडेंट थे, तो ये इनकम को ब्लैक मनी एक्ट में ले सकते हैं। और दूसरा, अगर मान लो आज मैं नॉन रेजिडेंट हूं लेकिन ये नेपाल में जब घर खरीदा था तब तो मैं रेजिडेंट था, आंसर इज यस, तो ये एक्ट में मुझे टैक्स लग सकता है। तो बड़ा सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, देखो इस पर्टिकुलर एक्ट, ये एक्ट बोलता क्या है? ये एक्ट बोलता है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम की बात करेगा, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन असेट की बात करेगा, जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है, जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। कौन से ईयर में टैक्स लगेगा? अगर अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है तो जिस ईयर की इनकम है उस ईयर में टैक्स लगेगा। लेकिन अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट है, अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट है तो जिस ईयर में एओ को पता चलता है, अगर एओ को पता चलता है, कम्स टू द नोटिस ऑफ एओ, उस ईयर में टैक्स लगेगा। और उस ईयर की 1 अप्रैल है वो वैल्यूएशन डेट मानी जाएगी असेट के केस में, और 1 अप्रैल को जो भी आपकी उस असेट की वैल्यू रहेगी और उसकी जो कॉस्ट थी, जो हायर रहेगा, उस हायर वाले अमाउंट पे यहां पे टैक्स लग जाएगा करके। ये एक्ट किस पे लगता है? इसमें एसएससी कौन है? रेजिडेंट पर्सन करंट ईयर में होना चाहिए, या फिर अगर करंट ईयर में नॉन रेजिडेंट है लेकिन जिस ईयर की वो इनकम बिलोंग करता है उस ईयर में वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट था, या बेटा जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की थी उस ईयर में वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट था, तो ये एक्ट उस पे लग जाएगा करके। ठीक है, चलिए अपन एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं बुक में और देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। ऑन द पेज नंबर 108 पे आ जाइए आप सब लोग। 4 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, और सीएमए वालों के लिए ज्यादा भी आ सकता है। 108 पे आइए और देखिए ब्लैक मनी एक्ट। चलिए आ जाइए सब लोग, क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा बढ़िया क्लैरिटी आएगी। सब क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्लास में, डोंट वरी। ओवरव्यू ऑफ द ब्लैक मनी एंड इंपोजिशन ऑफ द टैक्स लॉ। ये एक्ट क्या बोलता है? ब्लैक मनी, undisclosed foreign income and asset and imposition of tax act 2015 है। It is passed on 26 May 2015 को पास किया था, and it is apply for whole India from assessment year 16-17 से ये पूरे इंडिया पे लगता है। एवरी एसएससी चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है इसकी? एवरी एसएससी पे ये एक्ट लगेगा। वुड बी लाइबल टू पे टैक्स एट द रेट 30% टैक्स रेट लेना है। क्या सर इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज जोड़ना है? कुछ नहीं जोड़ना। यहां 30% फ्लैट टैक्स रेट है, उसमें ना तो हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ना है ना आपको सरचार्ज जोड़ना है। जो आपका वैल्यू आएगा अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट की वैल्यू आएगी या अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है, उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स लेना है। तो देखिए every assessee would be liable to tax at the rate 30% in respect of the undisclosed foreign income or undisclosed foreign asset of the previous year. Undisclosed asset located outside India shall be charged to tax on its value in the previous year in which such asset comes to the notice of the AO. मतलब जिस ईयर में वो एओ के नोटिस में आता है उस ईयर में उस पर टैक्स लगेगा, जिस ईयर में वो एओ के नोटिस में आता है उस ईयर में उस पर टैक्स लगेगा। अब यहां पे कुछ डेफिनेशन दे रखी है। पहला, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या असेट बोलते किसको है? तो इसकी सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 12 में दे रखी है। इट मींस टोटल अमाउंट ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम ऑफ अ असेसी फ्रॉम सोर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर का इनकम है, और द वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अनडिस्क्लोज असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया किसको बोलेंगे? तो एन असेट, कोई भी असेट है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी एंटिटी का हो सकता है, जैसे फॉरेन कंपनी के आपके पास शेयर हो सकते हैं, फॉरेन कंपनी के लाइक आपके पास में डिवेंचर हो सकते हैं, फॉरेन में कोई पार्टनरशिप फर्म में आपका शेयर हो सकता है, पीएसआर हो सकता है, तो वो आप इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट वो भी अनडिस्क्लोज असेट में आएगा। तो देखिए अनडिस्क्लोज असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया में कोई भी असेट है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एंटिटी है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर है, हेल्ड बाय असेसी इन हिज नेम, या तो खुद के नाम पे आपने फॉरेन में असेट ले रखी है, और इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज अ बेनिफिशियल ओनर, या खुद के नाम पे नहीं है किसी और के नाम पे बट पैसा आपने लगाया है, तब आप बेनिफिशियल ओनर बनोगे। पैसा आप या तो आपके खुद के नाम पे फॉरेन में एसेट है, दुबई में मैंने मेरे नाम पे घर ले लिया, या फिर दुबई में मैंने किसी शेख के नाम पे घर लिया बट उसका बेनिफिशियल ओनर मैं हूं, पैसा मैंने लगाया है, तो दैट इज कॉल्ड आई एम अ बेनिफिशियल ओनर। एंड
he has no explanation about the source of investment in such asset or the explanation given by him is on opinion of AO is not satisfactory. मीन्स भैया आपके नाम पे इंडिया के बाहर कोई असेट है या आप किसी असेट में बेनिफिशियल ओनर हो एंड आपसे जब पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन, आपकी एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाते हो कि कहां से लाया था वो, और या फिर एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अब एक बात समझना, इसमें असेस्सी कौन होता है? तो असेस्सी का मतलब अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अपन देखेंगे कि इंडिया का रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए इस प्रीवियस ईयर में, या फिर इस प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट नहीं है चलेगा, लेकिन अ पर्सन इज नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर, मतलब करंट ईयर में वो बंदा एनआर है या आर बट एनओआर है, बट ही वॉज द रेजिडेंट इन इंडिया आइदर इन द प्रीवियस ईयर टू विच अनडिस्क्लोज इनकम रिलेट्स, मतलब जिस ईयर से रिलेटेड वो अनडिस्क्लोज इनकम है उस ईयर में वो रेजिडेंट था, बट प्रीवियस ईयर इन विच अनडिस्क्लोज असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया वाज एक्वायर्ड, जिस ईयर में उसने वो असेट खरीदा था उस ईयर में वो बंदा रेजिडेंट था, तो वो भी एसएससी में आएगा। तो एसएससी में कौन आएगा? या तो कोई पर्सन करंट ईयर में रेजिडेंट है, या फिर जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की थी, या जिस ईयर में वो असेट जो है वो जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की थी उस ईयर में वो रेजिडेंट था, या जिस ईयर की वो इनकम है उस ईयर में वो रेजिडेंट था, तो उसको अपन एसएससी में ले लेंगे। प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं? तो प्रीवियस ईयर का मतलब एक बात बताओ, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। लेकिन अगर आपने बिजनेस नया चालू किया है तो भैया जब से बिजनेस चालू किया वो तुम्हारा प्रीवियस ईयर होगा, और अगर मान लो आपने बिजनेस इस साल में क्लोज कर दिया तो प्रीवियस ईयर चालू जो होगा वो तो 1 अप्रैल से होगा, लेकिन जैसे ही बिजनेस क्लोज हो गया वो दिन प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट रहेगा। तो देखिए ये कोई रिलेवेंट डेफिनेशन नहीं है, बट देखिए क्या दे रखा है, प्रीवियस ईयर बोलते किसको है? तो पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द बिजनेस और 31 मार्च विच एवर इज अर्लियर। भाई आपने बिजनेस चालू किया वहां से प्रीवियस ईयर चालू होगा, बिजनेस चालू किया वहां से प्रीवियस ईयर चालू होगा, एंड भैया बिजनेस क्लोज कर दिया या 31 मार्च विच एवर इज अर्लियर। मान लो आपने जून में चालू किया और अक्टूबर में बिजनेस क्लोज कर दिया, तो आपका जून से लेके अक्टूबर ये प्रीवियस ईयर बन गया यहां पे। लेकिन मान लो इस साल में बिजनेस बंद नहीं किया तो 31 मार्च है, वो 31 मार्च आपका प्रीवियस ईयर का एंड होगा। दूसरा, पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑन विच न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस और 31 मार्च विच एवर इज अर्लियर। मान लो आपका नया सोर्स ऑफ इनकम कोई इस साल में आ रहा है, तो नया सोर्स ऑफ इनकम जहां से आया वहां से प्रीवियस ईयर चालू होगा, और 31 मार्च या फिर आपका बिजनेस बंद हो गया विच एवर इज अर्लियर डेट है वहां प्रीवियस ईयर कंप्लीट होगा। Period beginning with the 1st April and ending with the date of discontinuation of business or dissolution or unincorporated body or liquidation of company as the case may be। ऐसा हो सकता है जैसे बिजनेस पहले से चल रहा है तो प्रीवियस ईयर चालू तो 1 अप्रैल से होगा, लेकिन कंप्लीट कहां होगा? जहां आपका बिजनेस बंद हो जाता है। तो अगर आपका कोई बिजनेस है जिसका डिसकंटिन्यूशन हो जाता है या फिर डिसोल्यूशन हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो डिसोल्यूशन की डेट रहेगी वहां प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सब केस में प्रीवियस ईयर का मतलब 12 मंथ का पीरियड होता है, जो 1 अप्रैल से चालू होता है 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो जो 1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च को कंप्लीट होगा, दैट इज कॉल्ड योर प्रीवियस ईयर, वो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आ जाएगा। चलिए अपन एक काम करते हैं, आपको चाहिए तो एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। यू वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक? बिकॉज मेरे को फिर ब्रेक मैं नहीं दे पाऊंगा इन बिटवीन में, कम से कम आपको ब्रेक नहीं दे पाऊंगा। कब तक पता है? अगले आधे घंटे तक ब्रेक नहीं दे पाऊंगा। तो अभी ब्रेक चाहिए या आधे घंटे बाद चाहिए? छोटा सा ब्रेक चाहिए तो अपन ले सकते हैं। देखो ऐश्वर्या, करंट ईयर में वो रेजिडेंट होना चाहिए, या फिर करंट ईयर में वो नॉन रेजिडेंट है या आर बट एन ओ आर है, बट उस ईयर में रेजिडेंट था जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की थी, या इनकम जिस ईयर की है। चलिए एक काम करिए, छोटा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं अपन। यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। तो चलिए अब अपन चालू कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला पार्ट, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है करके, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बता रहा था कि ब्लैक मनी एक्ट में, भैया एक बात बताओ, ब्लैक मनी एक्ट क्या बोलता है कि अगर मान लो तुम्हारी कोई भी फॉरेन की अनडिस्क्लोज इनकम या असेट मिल जाती है जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, अनडिस्क्लोज है, वो मिल जाती है, तो फॉरेन की अनडिस्क्लोज इनकम पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर की वो इनकम है, और असेट पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में यो को पता चलता है, ठीक है? एसएससी कौन होगा? अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है एज पर सेक्शन 6, रेजिडेंट में यहां पे कोई भी हो सकता है, आर एंड ओ आर या फिर आर बट एन ओ आर। लेकिन दूसरे केस में
यहां पे एसएससी में वो पर्सन भी आ जाएगा जो इस साल में नॉन रेजिडेंट है या आर बट एनओआर है, लेकिन जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की थी उस ईयर में वो रेजिडेंट था, या जिस ईयर में वो इनकम जिस ईयर से रिलेटेड है उस ईयर में वो रेजिडेंट था। प्रीवियस ईयर का मतलब नॉर्मली अप्रैल से लेके और आपका मार्च तक है वो प्रीवियस ईयर होता है। चलिए अब एक बात समझना, अगर फॉरेन की कोई असेट मिल जाती है तो सर एक बात बताओ उसकी वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि 30% टैक्स लेना है, बट वो 30% टैक्स जो है वो किस पे लेंगे करके, ठीक है, वो 30% जो टैक्स है वो किस पे लेंगे। तो देखिए यहां पे समझने की कोशिश करना, एक सेक्शन होती है सेक्शन 3 सब सेक्शन 2, और यहां पे एक रूल दे रखा है, रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 1 करके। रूल 3 में सब रूल नंबर 1 है, वो रूल दे रखा है, वो ये बोलता है कि अनडिस्क्लोज फॉरेन की जो असेट आपकी मिल जाती है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैल्यू कौन सी डेट की लेनी है मैं आपको बताऊं, पहले तो वैल्यू लेनी है 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब जिस ईयर में वो असेट एओ के नोटिस में आई उस ईयर की 1 अप्रैल को वैल्यू निकालनी है, वैल्यूएशन डेट रहेगा वो 1 अप्रैल रहेगा करके, ठीक है। अब एक बात समझिए, यहां पे आपको वैल्यू कैसे निकालनी है, कौन सी वैल्यू लेनी है। तो देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने क्या किया, फॉर एन एग्जांपल मैंने फॉरेन में कोई असेट खरीदी थी, तो असेट की कॉस्ट है वो 20 लाख थी, जैसे मैं एग्जांपल में अभी थोड़ी देर पहले लिया था कि कॉस्ट है वो 20 लाख थी, लेकिन आज की वैल्यू उसकी ज्यादा हो गई थी। वैल्यूएशन डेट को उसकी जो एनआरवी है वो मान लो 80 लाख है, तो आपको क्या लेना है, राइट आंसर इज आपको 80 लाख लेना है। क्या लेना है, 80 लाख लेना है आपको, 80 लाख है वो 80 लाख आपको लेना है। तो विच एवर इज हायर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उसकी कॉस्ट ज्यादा थी और आज की उसकी वैल्यू कम हो गई है। आज उसकी वैल्यू है, देयर में बी अ सम असेट दैट इज डेप्रिशिएबल असेट, तो आज उसकी वैल्यू 15 लाख हो गई है, तो वैल्यू क्या लेनी है, तो जो कॉस्ट और आज की आपकी एनआरवी मतलब वैल्यूएशन डेट की एनआरवी विच एवर इज हायर लेना है, दैट इज द बेसिक फंडा। बेसिक फंडा यह है कि फॉरेन की असेट अगर मिल गई तो उसकी वैल्यू क्या लेनी है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी और वैल्यूएशन डेट की एनआरवी क्या है, विच एवर इज हायर ले लो, दैट इज द बेसिक फंडा। तो देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले कौन सी असेट का वैल्यू क्या लेना है। तो सबसे पहले देखिए जो भी तुम्हारा बुलियन है, ज्वेलरी है, प्रीसियस स्टोन है या फिर आर्टिस्टिक वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क का मतलब आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये जो असेट है, बुलियन है, ज्वेलरी है, प्रीसियस स्टोन है, आर्टिस्टिक वर्क है, इनके केस में आपको लेना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, मतलब वो असेट आपने खरीदी कितने में थी फॉरेन में, एंड एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट, वैल्यूएशन डेट को उसकी एनआरवी कितनी है, विच एवर इज हायर है वो आपको लेना है। एंड फॉर दिस पर्पस एसएससी में ऑब्टेन अ वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम द वैल्यूअर रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। अगर फॉरेन गवर्नमेंट ने कोई वैल्यूअर रिकॉग्नाइज कर रखा है तो उसका आप वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो ले सकते हो। जो फॉरेन गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड वैल्यूएशन ऑफिसर है, वैल्यूअर है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, उसका आप वैल्यू ले सकते हो उसके रिपोर्ट के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और दूसरा ले लीजिए एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट क्या होती है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो जो 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर है वो वैल्यूएशन डेट है, तो इस साल के स्टार्ट में जो एनआरवी है एंड जितना में आपने खरीदा था विच एवर इज हायर। अब सर अगर मान लो यहां पे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं ना, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन, ये अपन ने अदर सोर्सेज में भी पढ़ा था। तो इस पूरे सेगमेंट को आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी यहां पे आ गया, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन करके, और प्रीसियस स्टोन्स वगैरह है वो तो ऐसे भी आ जाता है ज्वेलरी में। तो ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, उसके केस में आपको लेना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है उसका ओरिजिनल और एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट विच एवर इज हायर है वो आपको लेना है, वो वैल्यू लेनी है आपको, और उस पर 30% टैक्स भरना है, और इसका 3 टाइम्स जो टैक्स आएगा, टैक्स का 3 टाइम्स है वो पेनल्टी भरना है। आगे देखिए क्या दे रखा है, अगर आपके पास कोई कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी है जो कि फॉरेन के मार्केट में कोटेड है, फॉरेन के मार्केट में कोटेड का मतलब जो फॉरेन के एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट में कोटेड है। एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट के शेयर है और जो अनडिस्क्लोज थे, या मेरे पास एप्पल के शेयर है जो अनडिस्क्लोज थे, या मेरे पास टेस्ला के शेयर है जो अनडिस्क्लोज थे और वो कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी है, तो उसके केस में क्या करने का कि वो जो शेयर आपने खरीदे कितने में थे उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है वो ले लो, और दूसरा एवरेज ऑफ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस ऑन द वैल्यूएशन डेट इन द एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट। जो फॉरेन में, जैसे फॉर एन एग्जांपल यूएस में नेस्डेक में ये ट्रेड होते हैं, तो नेस्डेक में जो टेस्ला का शेयर है एज वेल एज द, मान लो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट के भी शेयर है, मेरे पास एप्पल के भी शेयर है, तो उनका हाईएस्ट और लोएस्ट कितना था, हाईएस्ट और लोएस्ट उस दिन का कोट कितना था, आप उसका एवरेज ले लीजिए। वो एवरेज वैल्यू कौन सी डेट को लेनी है, वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट का मतलब 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर।
तो 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर मींस करंट ईयर का आपका वैल्यूएशन डेट जो है, जिस ईयर में एओ को पता चला उस ईयर का जो वैल्यूएशन डेट रहेगा 1 अप्रैल को उसका एवरेज लेना है लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस का एवरेज लेना है करके, ठीक है। लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस का आपको एवरेज लेना है, वो एवरेज आपका आ जाएगा एफएमवी और बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर। लेकिन मान लो वैल्यूएशन डेट को ट्रेडिंग नहीं हुई तो सीधी सी बात है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ले लो भाई। अगर मान लो यहां वैल्यूएशन डेट को ट्रेडिंग नहीं हुई तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का एवरेज ले लो हाईएस्ट और का। तो देखिए क्या दे रखा है, if no trading of such share or security on the valuation date, then average of the lowest and highest price of immediately preceding the valuation date when such share or security traded in the established security market। भाई लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हाईएस्ट लोएस्ट क्या था उसका एवरेज ले लीजिए। तो देखो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर एनी अदर लाइक ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन, इसका क्या करने का, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी और एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट का मतलब जिस ईयर में पता चला उस ईयर की 1 अप्रैल वैल्यूएशन डेट है। तो 1 अप्रैल को जो एनआरवी रहेगा और जितना आपका ओरिजिनल कॉस्ट था विच एवर इज हायर। दूसरा जो कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी अगर आपका फॉरेन का मिल गया तो उसके केस में आप एक काम करो, उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, आपने कितने में खरीदा था। और दूसरा वैल्यूएशन डेट को उसका हाईएस्ट और लोएस्ट का एवरेज लेना है। वैल्यूएशन डेट मतलब 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर को लोएस्ट और हाईएस्ट का एवरेज ले लो एस्टैब्लिश्ड सिक्योरिटी मार्केट में जो फॉरेन का है, जैसे नेस्डेक है। अब एक बात समझना, अगर उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ले लो। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है कि अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में क्या होगा, अदर देन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को छोड़ के अगर आपके पास फॉरेन का कोई भी अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी है, इक्विटी शेयर को छोड़ के, मतलब फॉरेन के बॉन्ड से मान लो, फॉरेन गवर्नमेंट के किसी के डिबेंचर है, फॉरेन की किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर को छोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। तो आप एक काम करो, जो ओरिजिनल उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी वो लीजिए और दूसरा एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट, वैल्यूएशन डेट को जो एनआरवी आता है वो ले लीजिए विच एवर इज हायर। Note, for this purpose, assessee may obtain the valuation report from the valuer recognized by the foreign government। Foreign government ने जो recognized valuer है उसकी रिपोर्ट आप ले सकते हो। तो जो भी cost of acquisition और NRV on the valuation date whichever is higher। अब एक बात बताओ, immovable property का क्या करना है। तो immovable property के केस में भी cost of acquisition क्या था और NRV on the valuation date, यहां पे भी for this purpose assessee may obtain the valuation report from the valuer recognized by the foreign government। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे आपको इन सिंपल वर्ड बताना चाहूं तो ये कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि असेट की वैल्यू आपको क्या लेनी है, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी और एनआरवी एज ऑन वैल्यूएशन डेट विच एवर इज हायर। वही तो वाली बात कर रहे हैं ये लोग। ये क्या कर रहे हैं, देखो आपका ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन के केस में भी वही कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर। भाई कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में भी तो वही कह रहे हैं कि जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी और एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट विच एवर इज हायर। एनआरवी का मतलब यहां पे कोटेड के केस में आपको लोएस्ट और हाईएस्ट का एवरेज लेना है। जिस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई वैल्यूएशन डेट को तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ले लीजिए। अब एक बात समझना, बाकी अगर कोई अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी या इक्विटी शेयर को छोड़ के तो आप एक काम करिए, जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी और एनआरवी एज ऑन वैल्यूएशन डेट। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और वैल्यूएशन डेट को एनआरवी कितना है विच एवर इज हायर ले लीजिए। अब एक बात समझना, नेक्स्ट इज अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इज वेरी स्पेशल। बैंक अकाउंट में ये लोग क्या बोलते हैं बताए, कि मान लो फॉरेन का आपका बैंक अकाउंट मिल गया, तो बैंक अकाउंट में जितना आपका डिपॉजिट हुआ है, जितना आपका डिपॉजिट हुआ है वो डिपॉजिट की टोटल कर दो। आप डिपॉजिट की टोटल कर दो करके, ठीक है। जितना डिपॉजिट हुआ है वो डिपॉजिट की टोटल कर दो, वो वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आपको लेनी है। देखो इसमें सिंपल है कि बैंक अकाउंट मिल गया तो जितना आपका डिपॉजिट हुआ है ना वो डिपॉजिट की टोटल कर दो। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल यहां पे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर विजय करके एक बंदा है करके, ठीक है, विजय माल्या फॉर एन एग्जांपल। उसने क्या किया, स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाया। अब स्विस बैंक में जो अकाउंट खुलवाया, अब यहां बैंक अकाउंट में एक होता है डिपॉजिट और एक होता है विड्रॉल करके, ठीक है। तो डिपॉजिट उसने सबसे पहले कराया, फॉर एन एग्जांपल $10,000 डिपॉजिट कराया। उसके बाद उसने $20,000 डिपॉजिट कराया। उसके बाद उसने $6,000 है उसका विड्रॉ किया और $6,000 से विड्रॉ करके फॉर एन एग्जांपल कुछ खर्चा किया होगा फॉरेन में, हो सकता है उसने उसके लिए कुछ कपड़े खरीदे, कुछ भी किया होगा। उसके बाद में उसने $30,000 और डिपॉजिट किया। उसके बाद उसने मान लो $40,000 और डिपॉजिट किया।
उसके बाद उसने उसमें से $10,000 है वो निकाल दिया। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या विड्रॉल वाला लेस करना है? आंसर इज बैलेंस पे नहीं लगेगा टैक्स। टैक्स किस पे लगेगा? बैंक अकाउंट के केस में आप एक काम करो कि जो तुम्हारा डिपॉजिट 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 है ना, उसका आप क्या करो, टोटल कर दो। मतलब इन सिंपल वर्ड, बैंक अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है ना, उसकी टोटल कर दो, वो तुम्हारी वैल्यू आ गई, उस पर टैक्स भर दो। आप बोलोगे सर इसमें तो हमने विड्रॉ भी किया। अरे विड्रॉ किया, हमको उससे क्या मतलब भाई, हमको उससे क्या मतलब? फॉरेन का कोई बैंक अकाउंट था, हमको पकड़ में आ गया, तो पकड़ में आ गया तो उसमें डिपॉजिट डिपॉजिट कितना था ना, उस डिपॉजिट डिपॉजिट की आप टोटल कर दो। जो तुम्हारा डिपॉजिट डिपॉजिट है ना, वो टोटल डिपॉजिट 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 की आप टोटल कर दो। इस टोटल वैल्यू को आप ले लीजिए और उस टोटल वैल्यू है वो तुम्हारे असेट की वैल्यू आ जाएगी। विड्रॉल को आपको लेस नहीं करना है। लेकिन मान लो फॉरेन में आपके 2 बैंक अकाउंट है और आपने क्या किया, एक बैंक अकाउंट से विड्रॉ करके और दूसरे में डिपॉजिट किया, तो फिर एक बात बताओ, वो फिर डिपॉजिट में आप नहीं लोगे। बड़ा सिंपल है, क्योंकि एक बात बताओ, मेरे पास में 2 फॉरेन में बैंक अकाउंट है, एक स्विट्जरलैंड में और एक कनाडा में। अब स्विट्जरलैंड की बैंक से मैंने विड्रॉ किया और वही पैसा कैनेडियन बैंक में जमा किया, तो भाई स्विट्जरलैंड की बैंक के डिपॉजिट में वो आ गया होगा, तो फिर कनाडा की बैंक के डिपॉजिट में वो मेरे को नहीं लेना। क्योंकि अगर आपने एक ही अकाउंट से विड्रॉ करके और किसी दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट किया या उसी अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो फिर वो डिपॉजिट में नहीं आएगा करके, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी वो दूसरे वाले अकाउंट कैलकुलेट करते टाइम उसमें आ गया होगा ना। बड़ा सिंपल है। तो देखिए क्या दे रखा है यहां पे, समझने की कोशिश करना बैंक अकाउंट का क्या होगा। तो बैंक अकाउंट, आप एक काम करिए, द सम ऑफ द ऑल द डिपॉजिट मेड सिंस द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, मतलब जिस दिन अकाउंट खोला था उस दिन से तुमने कितना डिपॉजिट किया उसका सम कर दीजिए, उसकी टोटल कर दीजिए। और वेयर सच अकाउंट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड अर्लियर, अगर मान लो पहले वो अकाउंट आपने ऑलरेडी पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, टैक्स पेनल्टी पेड ऑन सम ऑफ ऑल डिपॉजिट मेड सिंस द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन। अब एक बात बताओ, अगर मान लो आपने जो है वो पहले उस अकाउंट को डिक्लेयर कर दिया था और उसमें उस पे जो टैक्स पेनल्टी बनता था वो पे कर दिया था, तो फिर उसके बाद में आपका कितना डिपॉजिट हुआ है वही लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए ब्लैक मनी एक्ट आया ना, तो इन्होंने बोला था 1 अप्रैल 2015 को आप चाहे तो डिक्लेयर कर सकते हैं आपकी ब्लैक मनी फॉरेन वाली एसेट। तो किसी ने डिक्लेयर की नहीं, बट अगर मान लो वो अकाउंट डिक्लेयर कर चुके हो और उस पर टैक्स भर चुके हो, तो उसके बाद में जो डिपॉजिट हुआ होगा वही अपन कंसिडर करेंगे। उसके बाद में जो डिपॉजिट हुआ होगा वही अपन कंसिडर करेंगे। तो इस पॉइंट को वापस पढ़ेंगे। The sum of the all the deposit made since the date of opening the account or where such account is already declared earlier and tax paid on the sum of all deposit made since the date of such declaration, मतलब डिक्लेरेशन के बाद में फिर जो डिपॉजिट हुआ वो आपको कंसिडर करना है। तो बेटा आपने अगर वो अकाउंट पहले डिक्लेयर कर चुके हैं करके, ठीक है, तो उसके बाद में फिर डिक्लेरेशन पे टैक्स भर दिया था आपने, तो उसके बाद में जो डिपॉजिट हुआ वो आपको लेना पड़ेगा। एक नोट दे रखा है, Any deposit made from the withdrawal of the account, then such deposit shall not be considered। अगर आपने कोई विड्रॉ करके और वही पैसा आपने डिपॉजिट कर दिया, अगर आपने कोई विड्रॉ किया और वो पैसा वापस कहीं डिपॉजिट किया, तो वो वाला आपका नहीं आएगा। तो एनी डिपॉजिट मेड फ्रॉम द विड्रॉल ऑफ द अकाउंट देन सच डिपॉजिट शैल नॉट बी कंसिडर, वो वाला डिपॉजिट नहीं आएगा करिए, ठीक है। चलिए अब एक बात बताओ, फॉरेन का अगर मान लो अनकोटेड इक्विटी शेयर है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? फॉरेन का अगर आपका अनकोटेड इक्विटी शेयर मिल गया, अनकोटेड इक्विटी शेयर मिल गया तो क्या करेंगे? अब आप बोलोगे अनकोटेड इक्विटी शेयर में तो अपन ने बहुत बार देखा हुआ है, तो सेम वही वाला प्रोसेस यहां पे भी रहेगा कि A + B - L मल्टीप्लाई बाय PV डिवाइड बाय PE करके। ये अपन ने देखा था लास्ट एक्रिएटेड इनकम देखते टाइम। एक्रिएटेड इनकम में भी ऐसा ही था कि ट्रस्ट के पास मान लो किसी कंपनी के अनकोटेड शेयर है, मैंने एयर इंडिया का एग्जाम्पल लिया था, ऐसे ही मैंने बायबैक में भी पढ़ाया था, ऐसे ही मैं आपको वापस यहां पे पढ़ा रहा हूं। एक बात समझो, अगर आपके पास अनकोटेड इक्विटी शेयर है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे पास हुआ गया कि मेरे पास एक कंपनी है यूएसए की और वहां की एक कंपनी है किन प्राइवेट लिमिटेड, और किन प्राइवेट लिमिटेड के 10,000 शेयर है। अब एक बात बताओ, 10,000 शेयर मैंने एक्वायर किए थे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अब उसकी एनआरवी कैसे निकालोगे? वैल्यूएशन डेट को। तो बढ़िया सी चीज है, उसकी एनआरवी कैसे निकालनी है? तो एनआरवी निकालने के लिए आप एक काम करो, A + B - L डिवाइड बाय P मल्टीप्लाई बाय PV। बड़ा सिंपल है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन डेट को एनआरवी निकालने के लिए वैल्यूएशन डेट को आप उसकी औकात निकाल दो, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालोगे? तो A का मतलब आप एक काम करिए, असेट ले लीजिए और असेट्स में आपको TDS TCS एडवांस टैक्स आपको छोड़ देना है, इनकम टैक्स रिफंड है तो वो आपको लेना है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको आपको छोड़ देना है, बाकी असेट्स की बुक वैल्यू लेनी है। लेकिन बेटा जो ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी आपको एनआरवी लेनी है।
लाइबिलिटीज आपको बुक वैल्यू पे लेस करनी है, डिवाइड बाय टोटल शेयर कैपिटल कितना है और मल्टीप्लाई बाय आपके पास शेयर कैपिटल कितना है, उससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास एक किन प्राइवेट लिमिटेड फॉरेन की कंपनी है और इस किन प्राइवेट लिमिटेड के मेरे पास 10,000 शेयर है, उस कंपनी के टोटल शेयर मान लो 50,000 है, तो इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा डिवाइड बाय 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10,000 शेयर, तो ऐसे आपकी वैल्यू आ जाएगी करके। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स के केस में आपको वैल्यू कैसे निकालनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लीजिए, पहले जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आप ले लीजिए, और दूसरा लीजिए a प्लस बी माइनस एल डिवाइड बाय पी मल्टीप्लाई बाय पीवी। इसका मतलब क्या हुआ, A मींस बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट लीजिए बट अदर देन कवर्ड इन B, जो B में कवर्ड है उसको छोड़ के, बट एक्सक्लूड TDS, एडवांस टैक्स आपको नहीं लेना, बट एक्सेस ऑफ द इनकम टैक्स रिफंड क्लेम अगर कोई है तो वो लेना है, और डेफर्ड एक्सपेंडिचर शोन इन द असेट साइड वो नहीं लेना। उसके बाद FMV ऑफ द बुलियन ज्वेलरी प्रीसियस स्टोन आर्टिस्टिक वर्क शेयर सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी एज डिटरमाइन इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस रूल, इस रूल के मैनर्स के हिसाब से उसकी FMV निकालनी है। एंड जो लाइबिलिटीज है वो आपको बुक वैल्यू पे लेनी है, लेकिन लाइबिलिटीज में क्या क्या नहीं लेना है, पेड अप शेयर कैपिटल नहीं लेना है इक्विटी शेयर वाला, अमाउंट सेट अपार्ट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, और इक्विटी शेयर का डिविडेंड अगर सेट अपार्ट किया हुआ है वो लाइबिलिटी नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस आपको नहीं लेना है करके। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस आपको नहीं लेना है, अदर देन डेप्रिसिएशन रिजर्व आपको लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको नहीं लेना है, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटी आपको नहीं लेना है, कंटीजेंट लाइबिलिटी आपको नहीं लेना है, बट अगर मान लो डिविडेंड पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो वो आपको लेना है, तो अरियर ऑफ डिविडेंड पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो वो आपको लेना है करके। ठीक है, उसके बाद डिवाइड क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एज शोन इन द बैलेंस शीट, और मल्टीप्लाई करना है द पेड अप इक्विटी शेयर आपके पास कितने हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी अनकोटेड इक्विटी शेयर की। तो आप जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और जो ये वैल्यू निकाली विच एवर इज हायर है वो आपको वैल्यू लेनी है, तो विच एवर इज हायर है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी करके। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया बड़ा सिंपल सा फंडा है कि फॉरेन की असेट मिल गई तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले आप उसकी कॉस्ट ले लो, जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो ले लो, और दूसरा आप एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट से कंपेयर कर लो, विच एवर इज हायर ले लो। एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट होता है जिस ईयर में पता चला उस ईयर की 1 अप्रैल करके। ठीक है, तो जैसे इस साल में असेट के बारे में पता चला तो इस साल की जो 1 अप्रैल रहेगी उस डेट की आपको एनआरवी लेना है। लेकिन सर एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ एनआरवी निकालते कैसे हैं? तो एनआरवी के लिए आपको क्या करना है, देखो बुलियन वगैरह के लिए आप वैल्यूअर फॉरेन का जो है रिकॉग्नाइज वो वैल्यूअर का रिपोर्ट ले लो, तो कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज हायर ये एफएमवी आ जाएगा। दूसरा कोटेड शेयर में आप एक काम करो कि 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर का लोएस्ट हाईएस्ट का एवरेज ले लीजिए, अगर उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुआ तो पिछले ट्रेडिंग सेशन का। इक्विटी शेयर के केस में जो आपका कॉस्ट है और आज की इंट्रिंसिक वैल्यू उस शेयर की निकाल दीजिए, वो कैसे निकालेंगे, a प्लस बी माइनस एल मल्टीप्लाई बाय पीवी डिवाइड बाय पी। उसके बाद में अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में वही कॉस्ट और एनआरबी विचएवर इज हायर लीजिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कॉस्ट और एनआरबी, यहाँ एसडीबी का फंडा नहीं है भाई, फॉरेन में पता नहीं अपने को एसडीबी लॉ है या नहीं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फॉरेन में है या नहीं अपने को पता नहीं, तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सिर्फ एनआरबी है, कॉस्ट और एनआरबी विचएवर इज हायर। बैंक अकाउंट में क्या करिए, जितना डिपॉजिट हुआ है उसकी टोटल लगा लीजिए, जितना तुम्हारा टोटल डिपॉजिट हुआ है वो टोटल डिपॉजिट है उसकी वैल्यू जो ऐड कर दीजिए, मतलब डिपॉजिट ऐड कर लीजिए क्योंकि वो बैंक अकाउंट हो गया। लेकिन अगर मान लो एक बैंक से विड्रॉ करके दूसरी बैंक में डिपॉजिट किया है तो फिर वो वाले डिपॉजिट को छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले वाले बैंक में जब आपने डिपॉजिट किया होगा तो वो ऑलरेडी उसमें आ गया होगा ना, तो दूसरे बैंक में उसको कंसिडर नहीं करना। उसके बाद अगर मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म एलएलपी एओपी बीवाई में आपका इंटरेस्ट है, पीएसआर है, तो क्या करेंगे, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले उस पार्टनरशिप फॉरेन पार्टनरशिप फर्म एलएलपी एओपी बीवाई की आप नेटवर्थ निकाल दीजिए। नेटवर्थ कैसे, वो अभी सुना ना, a प्लस बी माइनस एल, वो कर दीजिए। तो देखिए आप एक काम करिए, वैल्यू ऑफ असेट क्या करता है, पहले आप नेटवर्थ ऑफ द असेट निकाल दीजिए, मतलब आपका जो शेयर है किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, 20% आपका पीएसआर है, या किसी एओपी बीओई में आपका होल्डिंग है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करने का, तो आप एक काम करो, पहले उस एंटिटी की नेटवर्थ निकाल दो, नेटवर्थ। उसके बाद में आप एक काम करो, पहले तो जितना जितना कैपिटल है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और कैपिटल को छोड़ के जो बाकी बचता है वो आप डिसोल्यूशन रेशियो या पीएसआर में डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए पहले आप उस एंटिटी की नेटवर्थ निकाल दीजिए a प्लस बी माइनस एल, और उसके बाद में आप एक काम करिए कि उस पार्टनरशिप फर्म और एओपी बीआई की वैल्यू निकाली, उसमें से पहला तो जिसका जितना कैपिटल है उसमें डिवाइड कर लीजिए, और उसके बाद में जो बचता है वो डिसोल्यूशन रेशियो, और डिसोल्यूशन रेशियो नहीं है तो आप पीएसआर में डिवाइड कर लीजिए। मैंने एग्जांपल लिया है, तो देखिए
First, distribute amongst the partner or member in the proportion in which they contributed capital, and balance net worth is dissolution ratio or PSR in absence of the dissolution ratio. Suppose net worth of the firm is 26 lakh है and capital of the partners is as follows. जैसे तीन पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, तीनों का कैपिटल 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख है। डिसोल्यूशन रेशियो या पीएसआर है वो इक्वल है। तो क्या करोगे आप, पहले देखो 26 लाख में से आप एक काम करिए, पहले 10 लाख, 5 लाख और 2 लाख बांट दीजिए। तो 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, ये टोटल 17 लाख हो गया। तो 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख बचा कितना, उसके बाद आपका 9 लाख बचा। 17 लाख माइनस 26 लाख मतलब 26 लाख माइनस 17 लाख, तो 9 लाख बचा, उसको इक्वली बांट दीजिए। 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी उस पार्टनरशिप फर्म में उस बंदे की। तो जैसे मान लो मैं पार्टनरशिप फर्म में गई पार्टनर हूं, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, आप एक काम करो, पहले पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई की नेटवर्थ निकाल दो, ए प्लस बी माइनस एल कर दीजिए, और उसके बाद में आप एक काम करिए, सबसे पहले तो जितना जितना कैपिटल का बैलेंस है उतना कर लीजिए, और उसके बाद में जो बचता है वो आप क्या करिए, डिसोल्यूशन रेशियो या फिर पीएसआर में डिवाइड कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई और असेट मिल जाती है फॉरेन में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट विच एवर इज हायर कर लीजिए। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि वैल्यूएशन डेट से पहले पहले वो असेट आपने बेच दी, तो बट पता चल गया, बट वो असेट बेच दी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हुआ क्या कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप समझ पाओगे। इधर देखो, मैंने क्या किया, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, मैंने एक नेपाल में घर खरीदा था, और नेपाल में यह घर खरीदा था 19 जुलाई 2012 को, प्रीवियस ईयर 12-13 को, ठीक है। इसकी वैल्यू थी 20 लाख, मतलब 20 लाख में मैंने खरीदा था। अब हुआ क्या, इस घर को मैंने बेच दिया। बेचा कब, 19 जुलाई 2019 को बेच दिया, सेल कर दिया, और सेल कर दिया फॉर एन एग्जांपल 60 लाख में। 60 लाख में मैं सेल कर चुका हूं इस घर को। अब इस घर को मैंने खरीदा था 20 में, सेल किया 60 में। अब एओ को पता चलता है इसके बारे में प्रीवियस ईयर 23-24 को, तो अब इस साल की आपको इसको ब्लैक मनी एक्ट में असेट की वैल्यू लेंगे, लेकिन क्या लें, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 ये आपकी वैल्यूएशन डेट है, बट इस डेट को तो असेट है ही नहीं, इस डेट को तो असेट है ही नहीं, क्योंकि असेट तो आप बेच चुके हो पहले 2019 में, बट पता चला। तो लॉ मेकर्स बोलते आप एक काम करो, अगर ऐसा है ना कि असेट आपके वैल्यूएशन डेट से पहले पहले आप बेच चुके हो, तो क्या होगा, तो आप एक काम करो, जो आपकी कॉस्ट थी एंड जो आपकी सेलिंग प्राइस थी, विच एवर इज हायर, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर है वो ले लीजिए। तो मेरी कॉस्ट है वो 20 लाख थी, सेलिंग प्राइस 60 लाख थी, तो हायर कितना आ गया, 60 लाख आया, तो 60 लाख है वो आपकी वैल्यू ले लीजिए। 60 लाख है वो आपकी वैल्यू ले लीजिए, 60 लाख रुपीज है वो आप वैल्यू ले लीजिए, 60 लाख रुपीज आप वैल्यू ले लीजिए। लेकिन एक बात समझना, यहां पे हो सकता है आपने अगर ये किसी को असेट गिफ्ट कर दी तो, या फिर आपने किसी को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से बेची तो। अब एक बात बताओ, अगर आपने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से बेची या आपने जो गिफ्ट कर दी, तो फिर सेल प्राइस तो होगा ही नहीं सफिशिएंट सही वाला। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि एक काम करो, फिर सेल वैल्यू की जगह आप ले लीजिए एफएमवी करके, ठीक है। एफएमवी ऑन द डेट ऑफ सेल, मतलब सेल या ट्रांसफर की डेट पे जो एफएमवी था, फेयर मार्केट वैल्यू, वो निकाल लीजिए। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया, ये एसेट को बेचा नहीं, किसी को गिफ्ट कर दिया, तो गिफ्ट कर दिया, तो गिफ्ट की डेट है वो 19 जुलाई 2019 है, उस डेट को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी वो निकाल दीजिए। तो आपकी कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर है वो ले लीजिए। तो देखिए क्या दे रखा है, असेट ट्रांसफर्ड बिफोर वैल्यूएशन डेट, वैल्यूएशन डेट से पहले पहले आप असेट की बिकवाली कर चुके हो, तो क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी और सेल वैल्यू विच एवर इज हायर, बट इफ असेट ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज हायर है वो आप ले लीजिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज हायर है वो आप ले लीजिए। अब एक बात समझना, यहां पे एक बहुत ही सुंदर सा एक एग्जांपल है, इससे आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत बढ़िया वाला है, आपको यहां ध्यान देना, क्योंकि ऐसा सेम एग्जांपल आईसीआई ने अपने मटेरियल में भी दे रखा है। समझना कि वेयर अ न्यू असेट इज एक्वायर्ड आउट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड on account of transfer of an old asset or withdrawal from the bank account,
देन एफएमवी ऑफ सच ओल्ड असेट और बैंक अकाउंट शेल नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब आप एक बात बताओ, अगर पुराने असेट को बेच के आपने कोई नया असेट खरीदा है, तो नए असेट की वैल्यू में अगर वैल्यू आ गई है तो फिर पुराने असेट्स की वैल्यू आपको नहीं लेनी है। एक बार इसका मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। समझते हैं इसमें बोला क्या है कि वेयर न्यू असेट इज एक्वायर्ड आउट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन ओल्ड असेट। मींस आपने ओल्ड असेट बेचा और उससे आपने नया असेट खरीदा। अब एक बात बताओ, या फिर आपने बैंक से विड्रॉ करके आपने कोई नया असेट खरीदा और वो नए असेट की वैल्यू में ले रहे हो, तो आपको पुराने असेट्स की वैल्यू नहीं लेना है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बड़ा लॉजिकल है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको मैं समझाता हूं। इधर देखो सब लोग, इधर देखो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हुआ क्या कि मान लो मेरा एक ये घर था, समझना, हां, ये मेरा घर था और ये मैंने घर खरीदा था 19 जुलाई 1997 को, और इसकी जो कॉस्ट थी ये था नेपाल में। बोला सर कम से कम एग्जांपल तो कंट्री कोई ऐसे फॉरेन के लिए, नेपाल एकदम पड़ोसी देश है ना अपना, दोस्त वाला। चलो, तो कॉस्ट कितनी थी नेपाल की? एक घर था नेपाल में, कॉस्ट थी 2 लाख। 2 लाख में घर खरीदा था। मैंने इस घर को बेच दिया 10 या 16 जुलाई 2008 में, और इस घर को सेल किया फॉर एन एग्जांपल 15 लाख में सेल कर दिया। तो मुझे बताओ वैल्यू ऑफ असेट कैसे निकालोगे? अभी मैंने सिखाया। अगर वैल्यूएशन डेट से पहले पहले बेच चुके हो तो जो उसका कॉस्ट था और सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पे सेलिंग प्राइस मतलब 15 लाख है, तो मुझे यहां पे वैल्यू लेनी पड़ेगी 15 लाख। 15 लाख लोगे, लेकिन एक बात समझना, यही 15 लाख फिर मैंने नेपाल में एक बैंक अकाउंट में जमा कराया, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया। तो बैंक अकाउंट के डिपॉजिट कराया, तो एक बात बताओ, जब मैं बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा रहा हूं, तो डिपॉजिट वाले में ऑलरेडी आ चुका होगा ना भाई। बैंक की वैल्यू निकालूंगा तो उसमें डिपॉजिट में ये 15 लाख ऑलरेडी आ चुका होगा ना। तो जब ये 15 लाख बैंक के डिपॉजिट लेते टाइम आ चुका है, तो फिर मुझे इस असेट की वैल्यू नहीं लेनी है फिर, क्योंकि बैंक अकाउंट की टोटल में आ गया ना भाई वो। अरे भाई बाबू, वो बैंक अकाउंट की टोटल में आ गया ना। तो जब बैंक अकाउंट की टोटल में आ गया, तो फिर इस वैल्यू लेने, इसकी 15 लाख नहीं लेंगे, फिर बैंक डिपॉजिट वाला है वो डिपॉजिट की टोटल में से ले लेंगे ना, आगे जाएगा ना वो तो 15 लाख ऑलरेडी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? आप समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं? आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? कि अगर मान लो ये घर मैंने नेपाल में इस डेट को खरीदा था, इस डेट को बेच दिया, तो इसकी वैल्यू आज की डेट में आपको 15 लाख लेना चाहिए था, क्योंकि कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर 15 लाख। बट भाई ये 15 लाख मान लो मैंने नेपाल के एक बैंक अकाउंट में डाला, तो नेपाल का वो फॉरेन का बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट की वैल्यू लेते टाइम आप 15 लाख ऑलरेडी डिपॉजिट में ऐड करोगे ना। तो जब आप ऑलरेडी ऐड करोगे तो फिर इसको आपको लेने की जरूरत नहीं, इस 15 लाख को इसमें नहीं लोगे, जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट में आप कंसिडर कर लोगे। समझ रहे हो? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हुआ क्या, फॉर एन एग्जांपल, मेरा एक बैंक अकाउंट है, और ये बैंक अकाउंट में अकाउंट्स जो है, बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। अब डिपॉजिट हो रहा है। अब एक बात समझिए, डिपॉजिट हुआ पहले $10,000, फिर वापस हुआ $20,000, फिर वापस हुआ $30,000, तो टोटल डिपॉजिट जो है वो आ गया 10, 20, $60,000। $60,000 है ये टोटल डिपॉजिट है। अब एक बात समझना, इसी अकाउंट से मैंने विड्रॉ करके, और फॉर एन एग्जांपल $7,000 में मैंने एक घर खरीदा, $7,000 में मैंने एक घर खरीदा, ठीक है। और ये घर खरीदा फॉर एन एग्जांपल यूएसए में घर खरीदा। $7,000 कहां से विड्रॉ किया? बैंक से विड्रॉ किया $7,000, यूएसए में घर खरीदा। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई? $7,000। अब एक बात बताओ, इसकी मान लो आज की डेट में वैल्यूएशन डेट को एनआरवी है वो फॉर एन एग्जांपल $40,000 है। तो मुझे बताइए यहां घर की वैल्यू है वो $40,000 आ गई। अब एक बात बताओ,
जब घर की वैल्यू $40,000 आई तो आज की डेट में आपको ब्लैक मनी एक्ट में असेट की वैल्यू लेते टाइम आप इस घर को ले रहे हो, आंसर इज यस। तो घर को ले रहे हो तो बेटा बैंक की वैल्यू में एक बात बताओ, ये जो $7,000 आपने विड्रॉ किया था ये इसी बैंक से तो किया होगा, ये डिपॉजिट में से ही तो किया होगा। ये जो डिपॉजिट आपने कर रहे हो, इस डिपॉजिट में से ही तो ये 7,000 विड्रॉ किया था। तो डिपॉजिट आप ऑलरेडी $60,000 यहां ले चुके हो, इसी में से विड्रॉ करके आपने घर लिया, घर की वैल्यू आज $40,000 है। तो जब घर की वैल्यू $40,000 ये असेट में आ रहा है तो फिर बैंक में नहीं आएगा। तो बैंक में से मैं क्या करूंगा, यहां $7,000 है वो लेस कर दूंगा और बैंक की वैल्यू है वो मेरी $3,000 बच जाएगी। जो बैंक की वैल्यू है वो $53,000 बच जाएगी। तो बड़ा सिंपल है कि देखो, अगर आपने पुरानी असेट बेच के और कोई नई असेट खरीदी या फिर बैंक से विड्रॉ करके आपने कोई असेट खरीदी, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर नई असेट आ रही है तो उस पर्टिकुलर केस में वो पुरानी असेट नहीं आएगी, इन सिंपल वर्ड। तो इस लैंग्वेज को एक बार वापस से रीड करेंगे, क्या लिखा हुआ है देखिए, वेयर न्यू असेट इज एक्वायर्ड आउट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन ओल्ड असेट or withdraw from the bank account, then FMV of such old asset or bank account shall not be considered। एक एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करना, मैंने सब चीजें इस एग्जांपल के थ्रू क्लेरिफाई की है। तो देखिए, सबसे पहला, हाउस ए लोकेटेड इन कंट्री आउटसाइड इंडिया वाज बॉट इन 1995 में, खरीदा था 15 लाख में, ठीक है। इट वाज सोल्ड इन 2000 फॉर द 22 लाख, तो खरीदा 15 लाख में था और इसको 22 लाख में बेच दिया। तो आज की डेट में अगर आप इसकी वैल्यू लोगे तो वैल्यू कितनी लेंगे अपन, 22 लाख लेंगे, 22 लाख लेंगे, 22 लाख है वो वैल्यू लेंगे। लेकिन क्या हुआ, दिस अमाउंट वॉज डिपोजिटेड इन द बैंक अकाउंट इन दैट कंट्री, आपने वो पैसा बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो अब बैंक की वैल्यू में आ जाएगा 22 लाख। तो भैया अब इस हाउस की वैल्यू आपको नहीं लेनी है, ये जो हाउस ए है उस हाउस ए की वैल्यू आपको नहीं लेनी है, क्योंकि वो बैंक की वैल्यू में ऑलरेडी आ गया होगा ना। बैंक में आपने पूरा 22 लाख डाला और 22 लाख जब बैंक में डाला तो बैंक की वैल्यू में आ गया ना डिपॉजिट में, तो फिर आपको हाउस की वैल्यू है वो नहीं लेनी है करके, ठीक है। तो देखिए यहां पे आगे क्या दे रखा है, क्या आगे दे रखा है, इन द ईयर 2001 अनदर हाउस बी वॉज परचेज फॉर 35 लाख। आपने क्या किया, 2001 में एक और घर खरीदा जिसको हाउस बी बोल रहे हैं, हाउस बी खरीदा। The investment in house B was made through the withdrawal from the bank account। आपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ करके और एक हाउस खरीदा 35 लाख में। In the foreign country, house B has not been transferred before the valuation date and its value as on valuation date is 48 लाख। अब आपने जो हाउस B खरीदा उसकी वैल्यू 48 लाख है, तो अब ये 48 लाख आ रहा है करके, ठीक है। तो बेटा 35 लाख बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, 35 लाख है वो बैंक अकाउंट के जो डिपॉजिट है उसमें से मैं लेस कर दूंगा, क्योंकि आपने उस बैंक से विड्रॉ करके ही तो ये घर खरीदा था 35 लाख में और उसकी वैल्यू आज 48 लाख है। तो 48 लाख आप यहां ले रहे हो तो 35 लाख आपको बैंक अकाउंट में से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ फॉरेन बैंक अकाउंट एज कंप्यूटेड इज 60 लाख। तो फॉरेन बैंक अकाउंट की वैल्यू है वो 60 लाख है, तो 60 में से मैं क्या करूंगा, 35 लाख है वो लेस कर दूंगा। तो देखो सबसे पहले तो हाउस ए जो 22 लाख का था, दैट इज 15 लाख और 22 लाख, विच एवर इज हाई, 22 लाख आप नहीं लोगे बिकॉज इट इज इन्वेस्टेड इन फॉरेन बैंक अकाउंट, तो उसकी वैल्यू नील आ जाएगी। दूसरा, आपका फॉरेन बैंक है उसका 60 लाख है, लेकिन उसी में से आपने विड्रॉ करके 35 लाख में दूसरा घर खरीदा था जो कि 48 लाख का है और आज वो घर की वैल्यू ले रहे हैं, तो भैया ये 35 लाख है वो आप लेस कर दो, तो 25 लाख है वही बैंक की वैल्यू आएगी और बेटा 48 लाख है ये इस घर की वैल्यू आ जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर कोई भी फॉरेन करेंसी है तो उसको इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आप एक काम करो, वैल्यूएशन डेट जो आपकी है 1 अप्रैल, उसको आप आरबीआई का रेफरेंस रेट ले लो। तो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ करेंसी यूज फॉर डिटरमाइनिंग एफएमवी ऑफ द असेट, तो आप एक काम करो कि जो भी अगर मान लो आपने डॉलर में निकाला है तो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आरबीआई की रेफरेंस रेट ले लो, वैल्यूएशन डेट को। लेकिन मान लो फॉर एन एग्जांपल ऐसी कोई कंट्री है जिसकी करेंसी से आरबीआई की डायरेक्ट रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने बरमूडा में कोई असेट खरीदी थी, अब बरमूडा की जो करेंसी है उसकी डायरेक्ट आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो आप एक काम करो उसको पहले यूएस डॉलर में कन्वर्ट करो और यूएस डॉलर के बाद में फिर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज का कन्वर्जन रेट आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है, if RBI reference rate is not given, then FMV of such asset shall be converted in US dollar from the foreign currency and thereafter US dollar to the Indian currency by the RBI reference rate। Valuation date क्या माना जाएगा,
देखो, अगर आप असेट पहली बार में डिक्लेयर कर देते, क्योंकि एक बार उन्होंने डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया था, ये जब एक्ट आया 2015 में तो आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया था, अगर आपने डिक्लेयर कर दिया पहले तो वैल्यूएशन डेट 1 जुलाई 2015 थी। अदरवाइज आपकी वैल्यूएशन डेट है इन एनी अदर केस 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस रहेगी। आपको ये याद रखना है 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर इज अ वैल्यूएशन डेट करके, ठीक है। चलिए, उसके बाद कुछ डेफिनेशन दे रखी है, उसको आप छोड़ दीजिए। अब एक बात समझो, इस एक्ट में कौन कौन सी असेट आएगी, मतलब स्कोप ऑफ द अनडिस्क्लोज फॉरेन अनडिस्क्लोज इनकम और असेट कौन कौन सी आएगी। अनडिस्क्लोज का मतलब क्या, तो देखिए, द टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और असेट फॉर एनी प्रीवियस ईयर वुड बी, कौन सी वाली आएगी, जिसको आपने अपने रिटर्न में नहीं बताया, जिसको आपने अपने रिटर्न में नहीं बताया या फिर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया। इनकम टैक्स में आपको रिटर्न फाइल करना था, आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं, और उस इनकम को आपने अपने रिटर्न में नहीं बताया या फिर रिटर्न ही फाइल नहीं किया। तो देखिए, इनकम फ्रॉम सोर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड इन द आरओआई फाइल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) और द बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(4) और रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5), तो आपने 139(1), 139(4), 139(5) के रिटर्न में नहीं बताया इनकम को। या फिर इनकम फ्रॉम सोर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल, आपको रिटर्न फाइल करना था बट आपने नो रिटर्न फाइल, आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया। या फिर कोई वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई असेट थी जिसको आपने इंडिया में बताया नहीं, क्योंकि आपको पता है आजकल आईटीआर ऐसे होते हैं जिसमें आपको फॉरेन असेट की डिटेल देनी पड़ती है, आप दे ही नहीं रहे हो, तो आपने डिटेल नहीं दी तो उसको अपन यहां पे कंसिडर कर लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर ब्लैक मनी में आपकी फॉरेन की कोई इनकम मिलती है तो उसके सामने कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा, कोई भी खर्चा, कोई भी लॉसेस अलाउ नहीं होगा। मतलब फॉरेन की इनकम मिली वो सीधी ग्रॉस टैक्सेबल होगी, ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होगी, उसके सामने कोई भी खर्चा वर्चा है वो आपको अलाउ नहीं होगा। एक और चीज इन्होंने बताई कि अगर मान लो कोई इनकम है वो ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट में असेस हो चुकी है, इनकम टैक्स एक्ट में आपने ले लिया, तो क्या ब्लैक मनी एक्ट में वापस आप लोगे क्या? आंसर इज नो। और वाइस वर्सा, अगर कोई इनकम है अनडिस्क्लोज इनकम, वो अगर ब्लैक मनी एक्ट में आ गई है तो उसको वापस से इनकम टैक्स एक्ट में अलग से फिर असेस नहीं करेंगे, और नहीं तो बेचारा असेसी है उसको मर जाना पड़ेगा करके, ठीक है। तो अगर कोई भी इनकम है वो इनकम इंडिया के बाहर की थी और उसको अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट में ऑलरेडी ले चुके हो तो उस पर ब्लैक मनी एक्ट नहीं लगेगा, या अगर ब्लैक मनी एक्ट में उस इनकम को लिया है तो फिर उस पर जो है वो आपका इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगेगा। ये नोट में मैंने बताया। तो देखिए, इनकम फ्रॉम सोर्स आउटसाइड इंडिया इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन एनी असेसमेंट और रीअसेसमेंट इन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में ऑलरेडी ले लिया है सेक्शन 29 मतलब पीजीबीपी में, या 43 सीबी पीजीबीपी की सेक्शन होती है अदर सोर्सेज में, ट्रांसफर प्राइसिंग में कहीं ले लिया है, देन सच इनकम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम, उस पर फिर ब्लैक मनी एक्ट में नहीं लेना। या फिर एनी इनकम और असेट इज इंक्लूडेड इन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम असेट अंडर दिस एक्ट, मतलब ब्लैक मनी एक्ट में ले लिया है, देन सच इनकम और असेट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम टैक्स एक्ट। भाई इनकम टैक्स एक्ट में फिर आप उसको नहीं लोगे। दिस इज द लास्ट पार्ट, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट करके, ठीक है, सिर्फ एक डेफिनेशन वाला पार्ट बचेगा। अब एक बात समझो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या असेट की वैल्यू जब आप निकालते हो तो पहली चीज तो उसके सामने कोई भी लॉसेज अलाउ नहीं होते, कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होते करके, ठीक है, कोई भी खर्चे, कोई भी लॉसेस आपके अलाउ नहीं है। इन सिंपल वर्ड, आपको ग्रॉस इनकम है वो टैक्सेबल होगी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, एक्सपेंसेस और सेट ऑफ लॉसेस नॉट टू बी अलाउड अगेंस्ट अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम। तो जो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है उसके सामने कोई भी आपके एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं, कोई भी तुम्हारे लॉसेस वगैरह है वो अलाउ नहीं होंगे। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो फॉरेन में कोई असेट खरीदी थी वो असेट आपने कुछ पैसा व्हाइट का लगाया था, कुछ पैसा ब्लैक का लगाया था, तो बेटा उसमें जितना पैसा आपने व्हाइट का लगाया था वो लेस कर देंगे। बड़ा लॉजिकल है कि भाई फॉरेन में आपने, फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीदे थे। अब माइक्रोसॉफ्ट के शेयर मैंने 27 लाख के खरीदे थे, बट उसमें से मैंने 15 लाख तो व्हाइट का पैसा लगाया था जो डिस्क्लोज था, और मैंने बाकी वाला जो है ओनली 12 लाख वो मैंने ब्लैक का लगाया था। तो जितना ब्लैक का पैसा लगाया था वो लेस हो जाएगा भाई, सॉरी, जितना ब्लैक का पैसा लगाया था वही वाला कंसिडर होगा, जो व्हाइट का पैसा लगाया था वो थोड़ी आप असेट की वैल्यू में लोगे, वो नहीं लेना चाहिए ना। यहां पे समझना ऑल पीपल, मेरे को लास्ट सिर्फ 2 मिनट और अटेंशन चाहिए आपका, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट, सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए, पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है, if any asset is acquired out of any income which was already assessed earlier under income tax act, मतलब बिफोर ब्लैक मनी एक्ट आने से पहले ऑलरेडी इनकम पे इनकम टैक्स में टैक्स लग चुका था और ब्लैक मनी एक्ट में लग चुका था,
देन सच इनकम शैल बी रिड्यूस, भी उतना इनकम आपको रिड्यूस करना है। अब आप बोलोगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हरी एक्वायर्ड द शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी फॉर द 10 लाख, 10 लाख में शेयर खरीदा फॉरेन कंपनी का। ही यूटिलाइज 4 लाख व्हाइट मनी एंड 6 लाख ब्लैक मनी, मतलब 4 लाख उसने व्हाइट का पैसा लगाया है, 6 लाख ब्लैक का लगाया है। नाउ द वैल्यू ऑफ सच असेट इज 42 लाख। भाई नाउ उसकी वैल्यू कितनी है? 42 लाख। तो आपने व्हाइट का पैसा कितना लगाया था? 4 लाख लगाया था, 4 लाख लगाया था, तो 42 लाख में से आप 4 लाख है वो लेस कर दो, 4 लाख जितना व्हाइट का पैसा था वो लेस कर दो। आप बोलोगे सर गलत कर रहे हो, प्रोपोर्शनेट आज की वैल्यू करनी चाहिए ना, क्योंकि एक बात बताओ, आपने टोटल 10 लाख लगाया था और 10 लाख की वैल्यू आज 42 लाख हुई है, तो व्हाइट के पैसे की भी तो वैल्यू बढ़ी, उसको आज की वैल्यू पे लेस करो ना सर। आंसर इज ऐसा नहीं है। लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं कि हरी एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, 10 लाख में खरीदा था आपने, उसमें 4 लाख आपका व्हाइट का पैसा था, 6 लाख आपका ब्लैक का पैसा था। तो 4 लाख आपका व्हाइट का पैसा, 6 लाख आपका ब्लैक का पैसा, 4 लाख आपका व्हाइट का पैसा, 6 लाख आपका ब्लैक का पैसा। नाउ वैल्यू कितनी होगी? तो नाउ वैल्यू उसकी 42 है, तो उसमें से जितना व्हाइट का पैसा था वो लेस कर दो, तो आज उस शेयर की वैल्यू 38 लाख है वो लेनी है, 38 लाख है वो लेनी है। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत है, प्रोपोर्शनेट करना चाहिए। आप बोलोगे लॉजिकली क्या होना चाहिए था कि एक बात बताओ भाई, 40-60 का रेशियो है, तो 42 लाख में से व्हाइट का कितना 40% है ना, तो आपको 25 लाख 20,000 लेना चाहिए, यहां पे 25 लाख 20,000 लेना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कोई फॉरेन की एसेट एक्वायर आपने की थी और उसमें कुछ पैसा व्हाइट का लगाया था, कुछ पैसा ब्लैक का लगाया था, तो व्हाइट का जितना पैसा है वो लेस कर दो आज की वैल्यू में से। लेकिन बेटा जो आप सोच रहे हो ना का प्रोपोर्शनेट करना चाहिए, वो करने को दिया है सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आप प्रोपोर्शनेट कर सकते हो। कैसे? तो देखिए, इन कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट बी इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में फॉलोइंग अमाउंट शैल बी रिड्यूस। कौन सा? एफएमवी ऑफ असेट मल्टीप्लाई बाय व्हाइट मनी कितना लगाया था, डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट। तो यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो आप सोच रहे थे ना वैसा करने को मिलेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखिए, अ हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन कंट्री आउटसाइड इंडिया वाज एक्वायर्ड बाय मिस्टर ए एंड एसएससी इन द प्रीवियस ईयर 12-13 में एक्वायर किया था 60 लाख में। आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट 60 लाख 35 लाख वाज असेस्ड टू टैक्स इन द टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 12-13, मतलब उसमें से 35 लाख है वो आपका व्हाइट का पैसा था। एंड इन अर्लियर ईयर सच अनडिस्क्लोज असेट कम्स टू नोटिस ऑफ एओ इन करंट ईयर इफ द वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज 120 लाख। तो एक बात बताओ, आपकी टोटल वैल्यू है वो 120 है, आपकी कॉस्ट थी 60 में से 35 लाख है वो आपका व्हाइट का था, तो 25 लाख ब्लैक का रहेगा, तो 25 लाख के प्रोपोर्शनेट आज की वैल्यू कितनी है वो आप वैल्यू में ले लो। तो आप क्या करोगे, 120 लाख आज की वैल्यू है, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू 60 का था, आपने व्हाइट वाला पैसा लेस करना है, तो आप एक काम करो मल्टीप्लाई बाय 35 कर दो, तो प्रोपोर्शनेट जो भी आता है वो लेस कर दो। तो आप क्या करोगे, यहां पे 120 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 35, तो यह आ गया 70। तो 120 में से 70 लेस कर दो, तो 50 आज की वैल्यू आ जाएगी, 50 पे टैक्स लगेगा। जो 50 है वो 50 पे आपका टैक्स है वो लगेगा करके, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई एक बात बताओ, आज की वैल्यू 120, उसमें ब्लैक का पैसा कितना था, 25 था, डिवाइड बाय टोटल पैसा कितना था, 60 था, तो प्रोपोर्शनेट कितना आया, 120 मल्टी डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 25, तो आपका 50 आ जाएगा। तो 50 आपकी वैल्यू मानी जाएगी करके, ठीक है। द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स शैल बी द x माइनस वाई जेड, वेयर z का मतलब आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, आप सीधे चलिए क्वेश्चंस पे, आपका कंपाइलर पे आ जाइए और कंपाइलर में ब्लैक मनी टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल क्वेश्चन कितने दे रखे हैं? आईसीआई ने टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे अपने मॉड्यूल में, पांचों 5 मैंने ले लिए करके, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। ऐश्वर्या आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे जैसे ही अपन ये क्वेश्चंस करेंगे। जिन जिन लोगों के डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे जैसे ही अपन ये क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लप्पू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दे रखा है। रविंद्र एक बंदा है, इंडियन सिटीजन था, लेफ्ट इंडिया एंड सेटल्ड इन द यूके ऑन 10 अप्रैल 2016। तो 10 अप्रैल 2016 से वो बंदा यूके में सेटल्ड हो गया। तो यूके में सेटल्ड हो गया, इसका मतलब ये हुआ
कि वो बंदा जो है वो अभी नॉन रेजिडेंट है, अभी इस साल में तो वो नॉन रेजिडेंट है क्योंकि वो यूके में सेटल्ड है, तो 2016-17 से वो नॉन रेजिडेंट है। ही हैड नेवर लेफ्ट इंडिया प्रीवियसली सिंस अप्रैल 2008, अप्रैल 2008 के बाद वो कहीं नहीं गया था। अप्रैल 2008 से वो इंडिया में ही था और वो अप्रैल 2016 तक था, मींस अप्रैल 2008 टू अप्रैल 2016 वो इंडिया में ही था, तो मतलब वो बंदा रेजिडेंट था इंडिया का। ही एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹200 लाख इन हिज नेम इन द फाइनेंशियल ईयर 13-14, तो 13-14 में उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी 200 लाख की उसके खुद के नाम पे। तो एक बात बताओ, इन द प्रीवियस ईयर व्हेन ही एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी इन द मलेशिया, दैट ईयर ही वाज अ रेजिडेंट ना, उस ईयर में तो वो रेजिडेंट था क्योंकि वो इंडिया में ही था। वो इंडिया छोड़ के इस डेट को गया और 2008 से पहले कभी नहीं, उससे पहले गया होगा और 8 के बाद तो नहीं गया, तो इन द प्रीवियस ईयर 13-14 ही वाज द रेजिडेंट ना। असेसिंग ऑफिसर केम टू नो दिस इन द मार्च 2024, इस साल एओ को पता चला कि ये भाई ने 13-14 में मलेशिया में एक प्रॉपर्टी खरीदी 200 लाख की करके, लेकिन वो आज वो बंदा इंडिया में रह नहीं रहा है, वो रह रहा है यूके में, ठीक है। बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन मेड बाय द ईडी इन द सम अदर पर्सन्स केस, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो किसी और केस में कुछ इंक्वायरी कर रहे थे, उसमें पता चला कि रविंद्र ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, कहां पे, और वो खरीदी थी मलेशिया में जब 13-14, जब उस ईयर में वो रेजिडेंट था। The assessing officer having record of some concrete evidence against the Ravindra, so issue a notice under section 10 of Black Money and Imposition Act 2015 in the current year. Ravindra's counsel contended that since Ravindra is not a resident in the financial year 23-24, a notice under section 10 could not be issued to him. Notice 10 उसको इशू करते हैं कि भाई जिस पे ब्लैक मनी एक्ट लग रहा है और उसको बोला जाता है आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा, इतना पेनल्टी भरना पड़ेगा, उसका नोटिस जाता है 10 में। Is the issue of notice under section 10 of the Black Money Act is tenable in law? क्या जो ये इशू किया जा रहा है ये टेनेबल इन लॉ है? आंसर इज यस, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये भैया एक्ट में आपको असेसी आप तब माने जाओगे, असेसी का मतलब आप रेजिडेंट या तो प्रीवियस ईयर में हो या फिर जिस ईयर में आपने असेट एक्वायर की थी उस ईयर में आप रेजिडेंट थे। तो आप एक बार आंसर को रीड कर लीजिए और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। एक बार इसको रीड कर लीजिए और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। रीड करिए सब लोग। चलिए डन। तो कुल मिला के एक बात बताओ, लॉ क्या बोलता है, इसको लैंग्वेज को आपको याद रखना है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि रेजिडेंट, इसमें लॉ में ये लिखा हुआ है रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा। असेसी का मतलब क्या है, असेसी डिफाइन इन 2(2) ऑफ द ब्लैक मनी एक्ट इंक्लूड अ पर्सन बीइंग रेजिडेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स इन द प्रीवियस ईयर, या तो प्रीवियस ईयर में वो रेजिडेंट, यहां आर एंड ओ आर बट एन कुछ नहीं बोला, और बीइंग द नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन द करंट ईयर, बट इन द प्रीवियस ईयर जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की थी उस ईयर में वो रेजिडेंट था, या वो इनकम जिस ईयर की है उस ईयर में वो रेजिडेंट था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ऐश्वर्या, जो लैंग्वेज मैंने बोली है उस पर ध्यान दो तो आपको समझ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए। हर्षित स्टे इन इंडिया ओनली 48 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, इस साल में वो सिर्फ 48 डेज इंडिया में था, मतलब कुल मिला के वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, इस साल में he had acquired a house property in the located in country A in the September 2013 में खरीदा था 80 लाख में। तो 80 लाख में एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदा था इन द कंट्री ए करके। आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 80 लाख 55 लाख वाज असेस्ड टू टैक्स इन हिज टोटल इनकम इन द प्रीवियस ईयर 13-14 एंड 12-13 व्हेन ही वाज अ रेजिडेंट इन इंडिया। द रिमेनिंग इनकम वाज नॉट बीन असेस्ड टू टैक्स इन एनी ईयर, मतलब उसमें से व्हाइट का पैसा जो था
एक बात बताओ, उसने 80 लाख डाला था, 80 लाख में से 55 लाख है वो व्हाइट का पैसा था। द असेट कम्स टू द नोटिस ऑफ द एओ इन द करंट ईयर एंड द लाइक आज की वैल्यू उसकी 120 लाख है। What is the value of undisclosed asset, house property located in country A in hands of Mr. Harshit for the purpose of Black Money Act, and in which year it would be is going to be chargeable to tax? So guys, यहाँ पे टैक्स लगेगा वो जिस ईयर में नोटिस में आया उस ईयर में लगेगा, और उसमें व्हाइट देखो हाउस प्रॉपर्टी है, तो हाउस प्रॉपर्टी में वो प्रोपोर्शनेट का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, आज की वैल्यू कितनी है 120 है, उसमें से आपने टोटल 80 में एक्वायर किया था, उसमें ब्लैक मनी कितना है, तो मैं बोलूं ब्लैक मनी 25 है, तो ब्लैक मनी 25 है, इसका मतलब 120 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 80, तो इट्स कम्स टू द 37.5। तो 37.5 है, वो 37.5 आपका ब्लैक मनी का असेट के हिसाब से अनडिस्क्लोज असेट की वैल्यू मानी जाएगी, और इस पे जिस ईयर में नोटिस में आया उस प्रीवियस ईयर में इस पे टैक्स लग जाएगा। दर्शन शाह नींद में है क्या? कुछ चीजें बाकी है तो बाकी रहने देना। ये दर्शन शाह नींद में रहता है, पता है बच्चा, ये या फिर मोबाइल पे टाइम पास करता है और फिर एकदम आ जाता है ये। चलिए इसको एक बार रीड करिए। चलो रीड कर लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रीड कर लिया आपने, बोलो डन। हो गया तो बोलो डन। डन, अरे हो जाता है तो बोलो डन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। हो जाता है तो आपको डन बोलने का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3, एन अपार्टमेंट लोकेटेड इन कंट्री एक्स वाज बॉट इन 1988 फॉर द 10 लाख, मतलब 10 लाख में एक अपार्टमेंट खरीदा था कंट्री एक्स में। इट वॉज सोल्ड इन द ईयर 2003 फॉर द 30 लाख, मतलब 30 लाख में आपने बेच दिया अपार्टमेंट, मतलब 10 लाख में खरीदा था एक अपार्टमेंट, आपने 30 लाख में बेचा। लेकिन दिस अमाउंट इज डिपोजिटेड इन द बैंक अकाउंट इन द कंट्री एक्स, कंट्री एक्स के बैंक अकाउंट में इसको इंक्लूड किया है, मतलब बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो मैं बताऊं, अगर बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, अगर वही पैसा जो पुरानी एसेट बेची है उसको बैंक अकाउंट में डाला, तो बैंक अकाउंट में उसको कंसिडर करेंगे, और जब बैंक अकाउंट में कंसिडर करेंगे तो मैं बोलूं यहां 10 लाख और 30 लाख विच एवर इज हायर, तो 30 लाख वैल्यू आती है, इस प्रॉपर्टी को अपन कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इन द ईयर 2004 अनदर अपार्टमेंट वॉज परचेज फॉर 45 लाख, एक नया घर खरीदा 45 लाख में। द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू अपार्टमेंट वॉज मेड थ्रू द विड्रॉल फ्रॉम द बैंक अकाउंट। अब एक बात बताओ, तो बैंक अकाउंट की वैल्यू में से अपन लेस करेंगे 45 लाख, क्योंकि अभी जो नया अपार्टमेंट आपने 45 लाख में खरीदा है, ये बैंक अकाउंट से ही विड्रॉ करके खरीदा है, तो बैंक अकाउंट के डिपॉजिट में से ही तो आपने लिया होगा, तो यहां पे भैया 45 लाख बैंक अकाउंट की वैल्यू निकालते टाइम अपन लेस कर देंगे। आगे क्या दे रखा है, the new apartment has not been transferred before the valuation date and its value as on valuation date is 55 lakh। new apartment अभी भी है आपके पास जिसकी वैल्यू 55 लाख है। assuming that the value of foreign bank account in the country X is computed under rule number like 31E is 70 lakh, means बैंक अकाउंट की वैल्यू 70 लाख है। What would be the fair market value of new apartment as per the rule? तो देखो न्यू अपार्टमेंट की वैल्यू आप कितना लोगे, 45 लाख जितने में खरीदा था, और भैया वैल्यूएशन डेट की एफएमवी विच एवर इज हायर 55 लाख है, तो आप 55 लाख लेंगे। बैंक अकाउंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो बैंक अकाउंट की वैल्यू लेते टाइम आप भैया बैंक अकाउंट है वो 70 लाख का है, तो उसमें से ये 45 लाख लेस कर देंगे। बैंक अकाउंट में से आपका 70 लाख का है तो 45 लाख लेस कर देंगे, बट यहां तो न्यू अपार्टमेंट की वैल्यू पूछा था, तो न्यू अपार्टमेंट की वैल्यू ऑब्वियसली आपका जो वैल्यूएशन डेट को 55 लाख उसकी वैल्यू है, और कॉस्ट है वो 45 लाख थी, विच एवर इज हायर कम्स टू 55 लाख, तो 55 लाख आ जाएगी। सिमिलर एग्जांपल मैंने कराया था आपको, सिमिलर एग्जांपल मैंने कॉम्पैक्ट में दे रखा है, सिमिलर एग्जांपल आ जाएगा। तो देखिए एफएमवी ऑफ द न्यू अपार्टमेंट higher of the cost of acquisition as or the price at which the property can be sold in the open market, that is 55 लाख, तो 55 लाख आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है,
क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है मिस्टर पिल्लो, पिल्लू या पिल्लो जो भी आपको बोलना है, एज 72 ईयर्स की है, लड़का है। पिल्लो मतलब लड़का, क्या अंकल होंगे अब तो, अंकल क्या दादाजी के समान है। मिस्टर पिल्लो वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द अशोक प्राइवेट लिमिटेड सूरत, सूरत के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ही रिटायर्ड इन जून 2009, जून 2009 में बंदे ने रिटायरमेंट ले लिया एंड लेफ्ट परमानेंटली इन जनवरी 2012, इंडिया को छोड़ दिया। सोचा अब इंडिया छोड़ देते, 72 एज है, और जनवरी 2012 में इंडिया को छोड़ दिया। इट केम टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन इन द जून 2023, इस साल पता चलता है कि मिस्टर पिल्लो हैज एक्वायर्ड असेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 8-9 एक्सीडिंग 500 lakhs आउटसाइड इंडिया, consisting of the residential apartment and deposit in the bank, which were not disclosed for income tax purpose up to the assessment year 12-13, for which the return of income was filed in India। तो पता चलता है एओ को कि इन्होंने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर 8-9 में इंडिया के बाहर कोई 500 लाख के ऊपर की असेट खरीदी है, मींस 5 करोड़ से ऊपर की असेट खरीदी है, जिसमें रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है, डिपॉजिट इन द बैंक है, और उसके बाद बंदा जो है वो शिफ्ट हो गया बाहर। बाहर कब चला गया? जनवरी 2012 में, लेकिन पहले इंडिया में ही था, सूरत में था। मिस्टर पिलो वॉज सर्व नोटिस अंडर द ब्लैक मनी एक्ट एंड लाइक अगस्त 2023 में उसको नोटिस भेजा, और नोटिस भेजा तो पिलो इज अ ओपिनियन दैट सिंस 10 year have elapsed from the last assessment year in which it was assessed in India, no proceeding could be initiated against him under Income Tax Act 1961 as well as Black Money Act। पिलो इज अ नॉन रेजिडेंट फॉर द असेसमेंट 24-25, इस साल वो नॉन रेजिडेंट है। वो बोलता है कि भाई 10 साल हो गए हैं, तुम 10 साल के बाद कुछ भी क्या कर रहे हो करके, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ पिलो अंडर ब्लैक मनी लॉ, स्टेट द प्रोसीजर एंड द मेथोडोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड एसेट आउटसाइड आफ्टर इवेल्युएटिंग द वैलिडिटी ऑफ कंटेंशन इशूड बाय हिम। पहली चीज तो जो पिलो 10 साल की बात कर रहा है वो इनकम टैक्स में होता है, यहाँ ब्लैक मनी एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक मनी एक्ट में भैया पता चल गया कि आप रेजिडेंट थे जिस ईयर में एसेट खरीदी थी करके, ठीक है, तो भैया इसमें आप पकड़े जाओगे, धरे जाओगे, और यहाँ पे टैक्स लगेगा। तो जो इसका आंसर दे रखा है, बड़ा एलिब्रेट करके इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, आप इसको एज इट इज रीड कर लीजिए, एज इट इज रीड कर लीजिए आप इसको। एज इट इज आप रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर को।
डन पीपल, से डन, से डन। चलिए अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द आईसीआई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखिए। दीपक, एज 45 ईयर्स का है, सिटीजन है इंडियन, सेटल्ड इन द कैलिफोर्निया सिंस 2015। तो 2015 से तो बंदा जो है वो कैलिफोर्निया में है। प्रायर टू दैट ही हैज ऑलवेज बीन इन इंडिया, उससे पहले वो हमेशा इंडिया में था। He had acquired a residential property in the California in 2009। 2009 में उसने कैलिफोर्निया में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, जब वो रेजिडेंट था। और वो कितने में खरीदी? USD $20,000 में। He kept bank deposit in the USD 10,000 in the bank account in the New York since 2010। तो 2010 में उसने USD 10,000 न्यूयॉर्क की एक बैंक में जमा कराया था। तो उसके पास दो असेट हो गई, एक तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कैलिफोर्निया में, और दूसरा न्यूयॉर्क में उसने क्या किया था, एक बैंक अकाउंट खोला था, ठीक है, जिसमें 10,000 USD डाला था, उसने डिपॉजिट किया था। नोटिस अंडर ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 वाज इशूड इन द करंट ईयर। करंट ईयर में उसको नोटिस भेजा। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एज ऑन 1/4/2023 है, वो मान लो यहां $25,000 है। 1/4/2024 अगले साल की $32,000 है। और जिस दिन उसको नोटिस भेजा उस दिन की प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो $30,000 है। बैंक डिपॉजिट जो है उस पर अक्रूड इंटरेस्ट वगैरह जो है वो 12,500 है 1/4/2023 को। USD 12,800 है 1/4/2024 को, और USD 12,700 है 20 अक्टूबर 2023 को। US डॉलर की आपको रेट दे रखी है, आपको US डॉलर की रेट दे रखी है 1 अप्रैल 2023 की, लास्ट ईयर की, सॉरी अगले साल की, और जिस दिन नोटिस भेजा उस दिन की। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ दीपक एज पर द ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज एंड इंपोजिशन ऑफ द टैक्स एक्ट 2015। तो देखो, पहली चीज तो मैं बताऊं, आपको वैल्यू कौन सी डेट की लेनी है, वैल्यूएशन डेट की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दो असेट है, एक तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में जो आपकी कॉस्ट थी, और दूसरा आपकी एनआरवी ले लो वैल्यूएशन डेट की। कॉस्ट और एनआरवी एज ऑन वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट मतलब 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर। तो 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 2023 आएगा, विच एवर इज हायर। अब एक बात बताओ, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने कितने में खरीदा था? तो इन्होंने दे रखा है कैलिफोर्निया में आपने जो खरीदा था वो $10,000 $20,000 में खरीदा था, तो कॉस्ट थी आपकी $20,000। अब वैल्यूएशन डेट को उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यूएशन डेट आप लोगे 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर को इसकी जो वैल्यू है दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2023 वो $25,000 है। तो आप यहां पे ले लोगे $25,000। तो हायर कितना आ जाएगा, $25,000। तो $25,000 है, ये तो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। लेकिन एक बात समझता, बैंक अकाउंट में अपन लेते हैं सिर्फ डिपॉजिट वाला अमाउंट कि कितना डिपॉजिट हुआ। तो बैंक अकाउंट में एक बात बताओ, अभी की वैल्यू नहीं लेने का, आपको डिपॉजिट की टोटल करने का। आपको डिपॉजिट की टोटल करने का, तो डिपॉजिट तो आपने सिर्फ $10,000 ही तो किया था। डिपॉजिट जो है वो तो आपने $10,000 ही तो किया था। और कहां डिपॉजिट किया था, डिपॉजिट तो कुछ किया ही नहीं, डिपॉजिट तो आपने $10,000 ही किया था। तो जो डिपॉजिट वाला वैल्यू है वो $10,000 है, तो बैंक अकाउंट की वैल्यू $10,000 आएगी। मल्टीप्लाई, आप करेंसी की रेट कौन सी डेट की लोगे, तो करेंसी की रेट आप जो लेंगे वो लेंगे आप वैल्यूएशन डेट की। और वैल्यूएशन डेट को करेंसी मतलब वैल्यूएशन डेट मतलब 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर को कन्वर्जन रेट है वो 71 है, तो 71 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक तो 25 लाख रुपया जो है उसको 71 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, $10,000 को 71 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो $25,000 है उसको 71 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, $10,000 को 71 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये आएगा। अब आपका डाउट ये रहेगा कि सर एक बात बताओ, आज जो बैंक की वैल्यू आ रही है दैट इज ड्यू टू द अक्रूड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी तो डिपॉजिट में आना चाहिए। देखो, इंटरेस्ट डिपॉजिट में आना चाहिए, ऐसी कोई जरूरी मतलब आना चाहिए, बट हो सकता है ना वो इनकम में ऑलरेडी टैक्स लग चुका हो। बिकॉज इंटरेस्ट है वो इनकम में आ गया हो और वो इनकम पे टैक्स लग गया हो और उस पे असेट में ना लिया हो।
इनकम पे ऑलरेडी टैक्स लग गया हो, फॉर एन एग्जांपल लास्ट ईयर उसमें इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो इंटरेस्ट पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका हो, तो इंस्टीट्यूट ने यहां पे ये माना है कि भैया बैंक अकाउंट में हम क्या करेंगे, जितना डिपॉजिट वाला वैल्यू है वो अपन ले लेंगे। और डिपॉजिट कुछ नहीं हुआ, इन्होंने बोला कि बैंक डिपॉजिट विद द अक्रूड इंटरेस्ट देयर ऑन, ये जो है वो वैल्यू दे रखी है, बट अपने को तो डिपॉजिट वाला लेना है। डिपॉजिट आपने सिर्फ 10,000 यूएसडी कराया था तो वो आपने लिया है। आप एक काम करिए, इसका सॉल्यूशन एक बार आप रीड कर लीजिए। दिस 5 क्वेश्चन आर गिवन बाय द आईसीआई, और इस 5 में से हो सकता है एक एग्जाम में क्वेश्चन आपके बैठ जाए। 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, पहली बार आप ही का एग्जाम है जिसमें ब्लैक मनी आ रहा है करके, ठीक है, तो 4 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए देखिए, एक काम करिए, इसको रीड करिए सॉल्यूशन को। एक्सचेंज रेट आपको वैल्यूएशन डेट का लेना है, और वैल्यूएशन डेट 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर रहता है। यहां देखो दे रखा है ये चीज, यहां देखो, यहां दे रखा था आरबीआई रेफरेंस डेट ऑन द वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट होता है 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर। इशिता, %30% टैक्स आता है उसमें, सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड नहीं करना है। यस नवनीत पॉसिबल, यस नवनीत पॉसिबल, बिकॉज जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा उस ईयर में तो वो नॉन रेजिडेंट था ना, तो वो ऐसे भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तो डिपॉजिट लेना है, तो डिपॉजिट के बारे में तो और कोई डिटेल दिया नहीं रखा है। चलो डन, बोलो डन, बोलो डन। नहीं देवांशी, जितना डिपॉजिट है वही आएगा, और बैंक अकाउंट में डिपॉजिट सिर्फ $10,000 है बस, और कोई डिपॉजिट नहीं है। रीड करो, दे रखा है आपको। नहीं, कुछ सरचार्ज वगैरह नहीं, सीधा 30% टैक्स, कितना भी हो 30% टैक्स। अरे दर्शन, वो कंसिडर नहीं किया तो भी आपको डिपॉजिट में ध्यान देना है। डिपॉजिट के में क्या है, सिर्फ डिपॉजिट में जो है वो डिपॉजिट में सिर्फ, क्योंकि लॉ बोलता है जो डिपॉजिट वैल्यू है वो लेना है, तो $10,000 लेना है। आप इंटरेस्ट को छोड़ दो, डिपॉजिट। चलो अब आ जाओ, आपकी बुक में पेज नंबर 113 होगा शायद, लास्ट पेज ऑफ द ब्लैक मनी एक्ट का। लास्ट पेज पे दे रखा है पेनल प्रोविजन, कि पेनल्टी कितना लगेगा। तो पेनल्टी कितना लगेगा, तो सबसे पहले सेक्शन 41 है। 41 क्या बोलती है कि वेयर टैक्स हैज बीन कंप्यूटेड इन रिलेशन टू द अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या एसेट। इस पे जो टैक्स आपने कंप्यूट किया था, वेयर टैक्स हैज बीन कंप्यूटेड इन रिलेशन टू द अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या एसेट, जो टैक्स आता है, पेनल्टी कितना लगेगा। इन एडिशन टू द टैक्स अ सम इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ द टैक्स सो कंप्यूटेड। मींस भैया आपको टैक्स तो भरना ही है, टैक्स पे आपको 3 टाइम्स पेनल्टी भरनी है, 3 टाइम्स पेनल्टी लगेगी सेक्शन 41 में। तो इसका मतलब इन सिंपल वर्ड बेटा आपको 120% भरना पड़ेगा। जो वैल्यू आएगी उसका 120% है वो गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, क्योंकि 30% तो टैक्स, और 30% का 3 टाइम्स कम्स टू द 90% करके, ठीक है, उतना आपको क्या भरना पड़ेगा, पेनल्टी। सेक्शन 42 क्या बोलती है, फेलियर टू फर्निश रिटर्न इन रिलेशन टू द फॉरेन इनकम और एसेट, ये पेनल्टी और लगेगी। ये पेनल्टी बोलती है
कि आपने मान लो फेलियर टू फर्निश रिटर्न इन रिलेशन टू द फॉरेन इनकम और असेट, फॉरेन इनकम या असेट को आपने डिक्लेयर नहीं किया था रिटर्न में, मतलब आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, रिटर्न आपको फाइल करना था और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। क्योंकि आप एक बात बताओ, अपने इनकम टैक्स में क्या लिखा हुआ है कि अगर इफ यू आर अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी, इंडिया के बाहर किसी अकाउंट का साइनिंग अथॉरिटी, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो 10 लाख रुपए का पेनल्टी ये और लगेगा करके, ठीक है। उसके बाद फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन रिटर्न ऑफ इनकम और फर्निशिंग द इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स अबाउट द असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आपने रिटर्न फाइल किया था बट रिटर्न में आपको फॉरेन में असेट का डिटेल देना पड़ता है, आजकल आईटीआर फॉर्म में होता है, फॉरेन की असेट का डिटेल देना पड़ता है, आपने नहीं दिया या फिर आपने गलत दिया तो उसमें आपको 10 लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा करके, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द टैक्स अरियर, जितना आपका टैक्स का डिमांड नोटिस आया होगा वो टैक्स भरना पड़ेगा आपको, आपने नहीं भरा तो जो टैक्स आएगा उसका 100% तक पेनल्टी और लगेगा अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो। और लास्ट वाला फेलियर without reasonable cause to the answer any question puts to him by the tax authority or to sign any statement made by him in the course of any proceeding under the act to attend or produce books of accounts or document at a place or time in response to summon issued under section 8। भैया आपने अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था, उसका रीजनेबल आपने आंसर नहीं किया, या फिर आपको समन भेजा उसका आपने रिप्लाई नहीं किया, आपको बुक्स वगैरह मंगाया था आपने वो नहीं दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक पेनल्टी लगेगी। तो ये 4 पेनल्टी है, 4-5 पेनल्टी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में कहीं आ जाए। आपसे पूछा जा सकता है कि इन एडिशन टू द अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और असेट पे जो टैक्स आएगा उसके अलावा पेनल्टी कितनी रहेगी, तो सेक्शन 41 ये बोलती है कि भैया 3 टाइम्स ऑफ द टैक्स है वो पेनल्टी लगेगा। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था फॉरेन इनकम या असेट से रिलेटेड जो करना चाहिए था, 10 लाख का पेनल्टी लगेगा। अगर आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन आपने फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर फर्निशिंग इनएक्यूरेट पर्टिकुलर अबाउट द असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर जो असेट्स है उससे रिलेटेड आपने इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी थी या इंफॉर्मेशन दी नहीं थी तो 10 लाख का पेनल्टी लगेगा। और अगर आपने टैक्स जो अरियर है वो आपने पे नहीं किया तो 100% ऑफ टैक्स अरियर का पेनल्टी लगेगा। और बेटा अगर आपको रीजनेबल कॉज नहीं है और आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया या कोई स्टेटमेंट आपने नहीं दिया या आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मंगाई वो आपने नहीं दी, तो उसमें आपको 50,000 से लेके और 2 लाख तक का आपको पेनल्टी है, वो पेनल्टी लग जाएगा। अब एक बात समझना, इसके अलावा इसकी सेक्शन 6 से लेके 88 तक की सेक्शन है वो भी ब्लैक मनी एक्ट में है, बट प्रोसीजरल पार्ट इन द ब्लैक मनी एक्ट इज सिमिलर टू द डीटी पार्ट। आईसीआई ने थोड़ा बहुत दिया है बट आईसीआई ने भी नहीं दी। ये जितनी भी सेक्शन है 6 से लेके 88 तक की, ये आईसीआई ने भी पूरी नहीं दी है, इसमें कुछ पार्ट उन्होंने दिया था पेनल्टी वाला जो मैंने आपको बता दिया, बाकी सब है वो डीटी पार्ट जैसे, ये जैसे अपील करना, जैसे सीआईटी अपील, फिर आईटेट अपील, फिर हाई कोर्ट अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट अपील, उसका रिवीजन करना, रेक्टिफिकेशन करना, वो सब पार्ट वैसा ही है जैसा डीटी वाला है। आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव जो पूछा जाएगा जो मैंने आपको बता दिया। यहां पे है ना कुछ मीनिंग दे रखा है सर्टेन टर्म्स का, अगर आपको पढ़ना है तो इसको आप पढ़ लेना एक बार। मीनिंग क्या दे रखा है सर्टेन टर्म्स का, जैसे यहां पे दे रखा है कि एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट किसको बोलते हैं, एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट, क्योंकि यहां पे बोला था कि लिस्टेड शेयर्स के केस में अपने को क्या करना पड़ेगा कि एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट है उसका लोएस्ट एंड हाईएस्ट का एवरेज लेना पड़ेगा, एवरेज ऑफ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस आपको लेना पड़ेगा। तो यहां पे एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट का लेना है, तो एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट किसको बोलेंगे, तो यहां डिफाइन कर रखा है एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट मींस एन स्टॉक एक्सचेंज that is officially recognized and supervised by a government entity in which the market is located and that is meaningful annual value of the shares are traded on the exchange। मतलब ऐसा कोई भी मार्केट एक्सचेंज that is officially recognized and supervised by government entity in which the market is located and that has meaningful annual value of the share traded in the exchange। means ऐसा एक्सचेंज जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, सुपरवाइज्ड है एंड गाइस उसका एनुअल टर्नओवर है, वो मीनिंगफुल एनुअल वैल्यू ऑफ द शेयर्स उसमें ट्रेड होते हैं, मीनिंगफुल एनुअल वैल्यू ऑफ द शेयर्स है वो उसमें ट्रेड होते हैं। लेकिन आप बोलोगे मीनिंगफुल एनुअल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज का मतलब क्या, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं नेस्डेक, नेस्डेक जो है वो यूएस गवर्नमेंट है, वो रिकॉग्नाइज है, उससे सुपरवाइज्ड होता है गवर्नमेंट से, तो उस पर्टिकुलर केस में जो नेस्डेक है वो लेंगे, वो आपका एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट आया और वहां पे मीनिंगफुल एनुअल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज होना चाहिए। अब आप बोलोगे ये मीनिंगफुल एनुअल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज क्या है, तो देखिए with respect to the exchange it means it has a annual value of shares traded on the exchange
or a predecessor exchange exceeding $1 billion during each of the 3 calendar year immediately preceding the calendar year in which the determination is being made. मतलब भैया जिस ईयर में ये डिटर्मिनेशन हो रहा है उस कैलेंडर ईयर को छोड़ दो, पिछले 3 कैलेंडर ईयर में उसमें जो आपका ट्रेड हुआ है वो ट्रेड आपका $1 बिलियन से ज्यादा हुआ है, $1 बिलियन से ज्यादा हुआ है पिछले 3 सालों में ट्रेड, तो उसको अपन बोलेंगे दैट इज द मीनिंगफुल एनुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज। उसके बाद में मीनिंगफुल वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग ऑन ऑनगोइंग बेसिस होना चाहिए। उसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू ईच क्लास ऑफ द शेयर्स, जो भी क्लास ऑफ द शेयर्स है जैसे इक्विटी शेयर्स वगैरह, ट्रेड्स इन ईच सच क्लास आर अफेक्टेड अदर देन द डी मिनिमस क्वांटिटीज। डी मिनिमस क्वांटिटी मतलब जो छोटा मोटा होता है उसको छोड़ के, on one or more established security market on at least 60 days during the prior calendar year। मींस भैया उस शेयर में जो ट्रेड हुआ है वो एटलीस्ट 60 डेज प्रायर टू द पिछले कैलेंडर ईयर में एटलीस्ट 60 डेज उसमें ट्रेडिंग हुई है। एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर इन ईच सच क्लास दैट आर ट्रेडेड ऑन सच मार्केट और मार्केट ड्यूरिंग द प्रायर year at least 10% of average number of share outstanding in that class during the prior calendar year। मतलब जो टोटल शेयर है उसमें से एटलीस्ट 10% शेयर की ट्रेडिंग हुई है। अब ये मैं बताऊं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन करके, ठीक है। कोटेड शेयर और सिक्योरिटी किसको बोलेंगे? तो ऐसे शेयर और सिक्योरिटी विच हैज द मीनिंगफुल वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग on an ongoing basis on the established security market and regularly quoted by the dealer where they actively do offer to or in fact do purchase and shares from and sell the shares to customer who are not related to the dealer in the ordinary course of the business, उसको बोलेंगे quoted share and security। quoted share and security मतलब भैया जिसका meaningful volume of the trading on the ongoing basis हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? meaningful वाला ये यहाँ डिफाइन कर रखा है और वो कहां पे हुआ है? established security market में हुआ है, तो उस पर्टिकुलर में उस शेयर को बोलेंगे quoted share and security। अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी किसको बोलेंगे? ऐसे शेयर जो तुम्हारे कोटेड नहीं है वो तुम्हारे अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी माने जाएंगे करके, ठीक है। चलिए, दिस टॉपिक कवर्ड अंडर इंटरनेशनल टैक्सेशन? नो, दिस इज कवर्ड इन द नॉर्मल डीटी वाले पार्ट में ही कवर किया इन्होंने। एज वेल एज इन्होंने तो इक्वलाइजेशन लेवी भी डीटी में कवर किया। इक्वलाइजेशन लेवी जो अपन इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले पार्ट में पढ़ा था उसको भी उन्होंने डिजिटल ट्रांजेक्शन करके और डीटी वाले पार्ट में कवर किया है, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर ब्लैक मनी एक्ट वाला टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो जो आईसीआई ने दे रखा था मैंने बहुत ही इसको अच्छे से आपको समझाया है और इतना आप करके जाओगे 4-5 मार्क एग्जाम में इजीली आपको स्कोर कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है।